गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और सबको जुम्मा का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम प्रोग्राम का जो स्टार्ट कर रहे हैं वो उन तमाम लोगों से कर रहे हैं जो कि चाय लवर हैं। अब वो इतनी चाय पी चुके हैं कि हमारे मुल्क की मईशत पर चाय की पत्ती इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, तो एक बहुत बड़ा बोझ है। और पिछले 2 महीनों के दौरान, पिछले 2 माह में पाकिस्तानियों ने जनाब 31 अरब 64 करोड़ रुपए की चाय नोश की है। आप अंदाजा करें, 31 अरब 64 करोड़ की, मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है वो फिर चाय की पत्ती की हुई होगी। अच्छा, मेरा ये ख्याल है फिजा कि पाकिस्तानियों में शायद अगर कोई एक चीज मुश्तरक है ना, वो चाय है। वरना किसी को कॉफी पसंद होती है, किसी को जूसेस पसंद होते हैं, लेकिन चाय एक ऐसी चीज है, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, खवातीन हों। अच्छा, फिर उसके अलावा ना हम लोगों ने खुद साख्ता एक वो मेडिकेशन सी बना ली है कि अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है तो चाय पी ले। नहीं, सर में दर्द हो रहा है कि चाय नहीं ना पी तुमने, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। ये काम गैदरिंग का बहाना। वैसे चाय की सबसे अच्छी चीज भी यही है फिजा, जिस तरह आपने कहा कि जोड़े रखने का बहाना है। कहीं गैदरिंग करनी है, आपने बैठना है, तो ये चाय ऐसी चीज है कि जिसके बाद चाय की दावत रखी जाती है, उसके बाद लोग इनकार भी कम करते हैं, सबको जोड़ भी लेती है, खाना खाने के बाद भी चाय, फौरन जैसे ही खाना खाया उसके बाद चाय। मतलब कि चाय ऐसी चीज़ है कि वो एक पूरी फैमिली को इकट्ठे कर देती है। खाना चाहे आप अलग अलग खाएं, लेकिन चाय के मामले पे चाय के टाइम पर सब इकट्ठे होते हैं। अगर कोई घर में एक शख्स भी चाय बना रहा होता है तो आवाज़ें आती हैं, मेरी भी चाय रख देना, मेरी भी चाय रख देना, मैं भी चाय पीऊँगी, मैं भी चाय पीऊँगा। तो मतलब घर के अंदर ना माहौल ऐसा होता है कि चाय के मामले पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पे चाय के शौकीन लोग ना पाए जाते हो। वैसे बाय द वे आप बताएं, आप चाय लवर हैं या कॉफ़ी लवर हैं? दोनों। चाय खाने के बाद फ़ौरन चाय, लेकिन सुबह सुबह कॉफ़ी तो चाहिए होती है, क्योंकि कॉफ़ी के बगैर आपकी वेकअप कॉल नहीं होती। तो अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन वो ये है कि आपको फिर मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी। जिस तरह पाकिस्तानियों, आपने 2 महीने में 31 अरब की चाय पी ली है। 31 अरब 64 करोड़, मतलब 32 अरब ही हो गया। 32 अरब ही हो गए, बाकी जो रह गई है वो मेरे हिसाब से हमारे बोलते बोलते पी गए होंगे। बोलते बोलते पी गए होंगे। वैसे तो माशाल्लाह आप भी चाय पी रही हैं, आप भी उन्हें बोलते हुए पीने वालों में शामिल हैं। अच्छा, वैसे आप अंदाज़ा करें कि उस मुल्क के लोगों ने 31 अरब यानी कि 32 अरब की चाय पी है, जहाँ पर हालात देखिए कितने ख़राब हैं। अपने किचन की आप हर चीज़ स्क्वीज़ कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं, लेकिन चाय ऐसी चीज़ है, अगर इसके ऊपर कट लगाना तो जो दंगा फसाद शुरू होगा ना, अभी वैसे भी आप देखिए कराची के अंदर है कि आधा कट चाय का एक बड़ा ट्रेंड आया है। क्यों? क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ऊपर से हमारी इकोनॉमी के अंदर हम चाय की पत्ती इंपोर्ट करते हैं। कीनिया, बांग्लादेश, चाइना, ये वो तमाम बिग जो हैं वो एक्सपोर्टर्स हैं जो कि चाय को एक्सपोर्ट करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं। और हम चाय की पत्ती अभी तक अपने पाकिस्तान के अंदर पैदा ही नहीं कर सके। और हम बाहर ममालिक से जब चाय की पत्ती इंपोर्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो हमारे इकोनॉमी के ऊपर बोझ आता है वो ये है कि हमने डॉलर्स दे के ये चाय की पत्ती इंपोर्ट करनी है। आपको पता है अब इतनी महंगाई हो गई है, अब तो ये महफिलें जो रौनकें थी ना, चलो आओ इकट्ठे चाय पीने चलें, या दोस्त यार जो बैठ के रात को चाय पीते थे, वो बहुत कम हो गया है। मतलब रौनकें तक ख़त्म हो गई हैं इस महंगाई की वजह से। अब तो शायद लोग चाय भी कम ही अफोर्ड करते हैं। बल्कि ऐसा भी है कि जो लोग दिन में 3 दफ़ा चाय पीते थे वो 1 दफ़ा पे आ गए। एब्सोल्युटली। तो अगर चाय फिजा हम इंपोर्ट ना करने की नौबत आए, खुद से हम पत्ती प्रोड्यूस करें, तो कितना इकोनॉमी को हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? हमारे साथ ही बांग्लादेश है ना, जो हमारा हिस्सा भी था, तो वो चाय को पत्ती जो है वो बनाता है। फिर कीनिया से पढ़ते आए हैं कि सबसे बड़ा जो चाय की पत्ती पैदा करने वाला जो मुल्क है वो कीनिया है। चाइना ने अपनी पत्ती पैदा कर लिया है। इसके अलावा अब तो फ्लेवर टी बैग्स आ गए हैं। हम तो सिर्फ ग्रीन टी पर मुनहसर हैं, इसके अलावा लेवेंडर, लेमन, जो भी आपने पीना है उस तरह के टी बैग और फ्लेवर्स आ गए हैं। तो अब पाकिस्तान को चलें जी, चाय लवर्स को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने इन मुश्किल हालात में भी चाय पीना नहीं छोड़ी है और 32 अरब की 2 माह के अंदर चाय पिए। तो चाय पीते रहें, वैसे भी चाय गम गलत करने के भी काम आती है। इसको तो वैसे भी हलाल मशरूब कहा जाता है। अभी आपको पता है कि सर्दियां आनी है, ये गर्मियों के अंदर डाटा है, सर्दियों में तो इससे बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सर्दियों में तो ये 3 टाइम मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई होगा। एब्सोल्युटली, सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो लेट्स सी कि आज की हमारी हाइलाइट्स क्या हैं, किन इश्यूज़ पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हाइलाइट्स पे एक नज़र डालते हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, बाबर 11 का ऐलान होगा आज।
कनाडा में रॉ की सरगर्मियां, खालिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज। इलेक्शन कब? इलेक्शन कमीशन तारीख देने से गुरेजा। चारों जानिब नशा, जिंदगियां तबाह करने वाले कौन? और इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई। तो जनाब ये तो हमारी हाइलाइट्स हैं, इन सब पर बात करेंगे और मेरा ख्याल है कि सारे सेगमेंट्स ही हमारे बहुत अहम है। वैसे भी ये लास्ट डे है इस वीकेंड का, तो हमने सोचा कि वो तमाम तर जो न्यूज़ इस वक्त जो हाइलाइट्स हैं, जो अहम न्यूज़ हैं, वो आप लोगों से शेयर करें। अभी मेरे ख्याल से ब्रेक की जानिब हमें जाना है। यस, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के हमारे फर्स्ट सेगमेंट की। बट आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और अभी अच्छी खबर ये है कि हमारे जो पीसीबी है उसकी जानिब से अब फाइनली आज कि वर्ल्ड कप के लिए कौन बाबर 11 के साथ होगा, कौन से प्लेयर्स स्क्वाड का हिस्सा होंगे जो कि वर्ल्ड कप खेलेंगे। गू की कैफियत में थे पीसीबी वाले। कभी इख्तलाफात की खबरें आ रही थी, कभी चीफ सेलेक्टर की बाज़कश थी कि उनको कोई पसंद नहीं, इंज़माम उल हक मौजूद नहीं थे। लेकिन फाइनली अब तमाम कयासराइयाँ दम तोड़ गई हैं और आज फाइनली आज ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन होगा कौमी स्क्वाड जो कि वर्ल्ड कप खेलेगा। ऐलान होगा, लेकिन कल भी आप देखें, परसों भी 3-3 घंटे पीसीबी के तवील इजलास हुए हैं, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला है, किसी फाइनल स्क्वाड का ऐलान नहीं हो सका है। बट आज कह रहे हैं कि हतमी फैसला कर लिया गया है। 28 सितंबर को फाइनली आपने टीम तो अनाउंस करनी है। और मेरे ख्याल है पूरी वर्ल्ड कप में हमारी वाहिद टीम है जो अभी तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं कर सकी है। ये पता नहीं क्या वजूहात है, ऐलान कर चुकी हैं वजूहात के हवाले से। अच्छा, कल एक चीज़ तो जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं इंज़माम उल हक साहब, उन्होंने जो नसीम शाह हैं उनके बारे में ये कहा है कि नसीम शाह को 2 हफ्ते आराम का कहा गया है। नो डाउट उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, हमारे पास नसीम शाह का सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनका ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन क्या फिर भी मजबूरी है कि वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन जो कल भी हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे वो यही बता रहे थे कि नसीम शाह की इंजरी जो उनके शोल्डर में है उसके लिए उन्हें एटलीस्ट 6 मंथ्स का रेस्ट दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं। फवाद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा, आज कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। नसीम शाह तो पहले इस दौर से बाहर हो चुके हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? कौन कौन स्क्वाड का हिस्सा होगा? नसीम शाह तो बड़े अच्छे से कंफर्म हो गया इंटरव्यू का कि वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह सुनने में ये आ रहा है कि शायद हसन अली उनको रिप्लेस करेंगे। उसके अलावा जो चेंजेस हैं, जो रिजर्व में प्लेयर्स जा रहे हैं, कमान खान की बात हो रही है, अबरार की बात हो रही है, सरफराज से बहुत ज्यादा बहस की, शायद वही जगह बनी है पुलिस की तो ज्यादा से कुछ लोग जा रहे थे टीम का हिस्सा हो, लेकिन शायद अब भारत जा रहे हैं। तो ये चीजें बाकी ओवरऑल तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट पूरी टीम है जो इंडिया कप में शामिल हो जाएंगे बैटिंग में। फवाद साहब, हम आपसे यहीं से कंटिन्यू दोबारा करते हैं। कुछ आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है, लेकिन आई थिंक नसीम शाह के हवाले से वो बात कर रहे थे। लेकिन जब एक बात पता थी कि वर्ल्ड कप आने वाला है, फिर इन तमाम प्लेयर्स को जो कि की प्लेयर्स हैं उनको काउंटी क्रिकेट खेलने की इजाज़त क्यों दी? उनको आपको पता था कि एशिया कप भी है, फिर आगे वर्ल्ड कप भी है, फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी भी है। जब बैक टू बैक आपके इतने मेगा इवेंट्स हैं तो फिर आपने हमारे पीसीबी पे ये बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को क्यों ये रिस्क लिया कि वो बाहर फिटनेस के इश्यूज आते हैं ना, जब आप उनको रेस्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। और आपको पता है कि
इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, पहले एशिया कप हुआ है और उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ है, इन दो इवेंट्स का जब आपको पता है तो फिर काउंटी आपने खेलने की इजाज़त क्यों दी है? खिलाड़ी जब तक उसको रेस्ट नहीं प्रॉपर मिलेगा, उसको बाकायदा आराम का मौका नहीं मिलेगा, तो वो कैसे परफॉर्म कर सकता है? और ये उसके तो बाद मुमकिन ही नहीं है। फिर उसके बाद हमारे शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, आई होप सो कि शादी के बाद जब वो आएँ तो एक अच्छे पॉजिटिव कमबैक के साथ आएँ, क्योंकि एशिया कप जिस तरह ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गया था और बाबर आजम और साथ में शाहीन अफरीदी की जो खबरें आ रही थी कि ड्रेसिंग रूम में इनकी कुछ अनबन हुई है, लेकिन उन्होंने खैर बड़ा अच्छा एक गेस्चर दिया था ट्विटर पर, एक फैमिली का फ़ोटो लगा के, तो वो कयास सराइयाँ तो दम तोड़ गई। लेकिन उसके बावजूद भी स्टिल क्वेश्चन तो वही है ना कि हमारी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस एशिया कप में रही क्यों? और फिर यही टीम्स है जिनका हमने वर्ल्ड कप में भी मुकाबला करना है। तो आपने जब उनका एशिया कप तो एक तरह से एक तैयारी थी कि आप इन प्लेयर्स की साइकी को, आप इन प्लेयर्स के तरीक़ाकार को अंडरस्टैंड करते, ये पूरी टीम किस तरह से खेल रही है, मतलब ये तो एक गॉड गिफ्टेड एक अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप, कि आपको समझ आ जाती कि किस टीम के रिदम क्या है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन तो बेहतर जान सकते हैं कि कौन सा प्लेयर फील्ड में किस तरह उतरता है, किस एनर्जी के साथ उतरता है, और वो कितना ग्रिप में है, कितना वो फिट है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं। हमने उस तरफ तो तवज्जो दी नहीं, हमने उल्टा अपनी वीकनेसेस सबको दे दी कि हम ना बॉलिंग में अच्छे हैं, ना बैटिंग में अच्छे हैं और ना फील्डिंग में अच्छे हैं। मुझे तो अपने जो टॉप के नंबर 1 बैट्समैन हैं उनकी भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, ओवरऑल फिर हुआ ये है ना कि हमारी टीम, पता नहीं क्या वजह है, साइकोलॉजिकली हम लोग इतना यानी कि हिम्मत हार बैठते हैं, इतनी हम लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं। हमारी फील्डिंग देख लें, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जब एक टीम ग्राउंड में उतरती है ना फिजा, उन खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल ही ये बता रहा होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ये बता रही होती है कि जीतने की उम्मीद के साथ उतरे और जीत के ही जाएंगे। जैसे हमारे प्लेयर्स मैदान में गए हैं, फिर नाकिस फील्डिंग, नाकिस स्ट्रेटजी, कप्तान की कोई हिकमत अमली नहीं, तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर एक चीज़ को साबित किया है कि हम किसी किस्म की प्लानिंग हमारे वो हिस्सा नहीं थी, कोई चीज़ स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इन सारी चीज़ों से काश कि अभी भी हम टाइम है इनसे सीख सके ना। फवाद सर से पूछते हैं, फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ एक बार फिर से प्रोग्राम में मौजूद हैं। फवाद साहब, ये बताइए कि अब हम उम्मीदें बांधें इसी टीम, जो हमारा कौमी स्क्वाड है, यही टीम कि आगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए, नसीम शाह के जाने से बहुत बड़ा झटका लगा, ये एक सच्चाई है जी। उनका रिप्लेस तैयार हो नहीं सकता, क्योंकि जिस फॉर्म में वो थे, एक बहुत बड़ा नए बॉल से वो एक इम्पैक्ट डाल रहे थे, बल्कि कुछ जगहों पे तो वो शाहीन से भी ज्यादा अच्छी गेंदें कर रहे थे। तो उनके जाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उनका रिप्लेसमेंट जो है, अगर हसन अली आते हैं, लेट्स सी अब देखिए कौन आता है, तो नया बॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओडीआई क्रिकेट में, कि पहले 10 ओवर। तो एक तरफ से शाहीन कर रहे थे, दूसरी तरफ से नसीम आते थे। अब नसीम के जाने से वो एक झटका तो लगा है हमें। लेकिन हमारे जो अब जैसे हसन अली या वही सब्स्टिट्यूट नसीम की रिप्लेसमेंट में तो नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर हसन अली भी आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कोई कितने मैचेस तो उन्होंने खेले ही नहीं है, वो टीम का हिस्सा भी नहीं थे, तो वो एक ये नहीं होगा कि आप रिदम में नहीं हैं, आउट ऑफ फॉर्म हैं और आप एकदम से वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक्सपीरियंस तो होते हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम, आप कह रही हैं, जब टीम ऐलान करने में इतना इशू आ रहा है जी, तो हमारे यहाँ बैक और प्लानिंग तो होती नहीं है कि अगर लड़के अनफिट हो जाएंगे तो हम पहले से तैयार नहीं करते अपने आप को कि जी उनका रिप्लेसमेंट क्या होगा। हम सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे छोड़ा होता है हमने, उसी वजह से ये इश्यूज आते हैं। आप सोचिए, एक टीम ऐलान करनी, भाई अगर कल बन गई है, कल ही ऐलान कर, तो कल आप ये ऐलान कर रहे हैं कि सुबह 11:15 अनाउंस करेंगे, तो समझ में आने वाली बात है। ऑलरेडी आप इतना लेट कर चुके हैं। ये अच्छा फवाद तो साहब, फिर इसका एक तो ये भी हमें उसका एक नुकसान फेस करना पड़ेगा कि जब तक स्क्वाड का अभी तक ऐलान नहीं हो सका है, पूरी दुनिया ने, जितनी भी वर्ल्ड कप की टीम्स हैं, तमाम टीम्स ने अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया, तो जो हमारे प्लेयर्स हैं वो तो खुद बेचारे बहुत कंफ्यूज होंगे, कैसे वो प्रैक्टिस करेंगे, कैसे वो तैयारी करेंगे, जब वो फोकस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आया कि हम टीम का हिस्सा होंगे भी या नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह से तो नहीं होता, क्योंकि आपके मोस्टली तो प्लेयर्स को पता ही होता है। हमें शायद इतना नहीं होता, 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिन पे बात चल रही होती है,
बाकी आपकी मेजॉरिटी टीम को पता होता है, कप्तान भी ने भी बताया हुआ होता है, क्योंकि कप्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीम सिलेक्शन में कि आप किन किन लोगों ने जाना है। मेरी समझ में सिर्फ ये नहीं आता कि जो खौफ होता है आपको टीम अनाउंस करने का वो क्यों होता है। आप सारे बैठे, इसमें कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, जितने भी लोग हैं बैठे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठ फाइनल करें, अनाउंस कर दें। तो इतनी बैठक जो लग रही होती है वो सबसे ज्यादा गलत है कि जी आप बैठे हो, टीम अनाउंस करें। अब आज आप अनाउंस कर रहे हैं, अब ठीक है आपको 29 तारीख को पहला वार्म अप मैच खेलना है, आपने निकल जाना है, बट ओवरऑल टीम नसीम शाह के जाने से और एशिया कप में जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही है, वो जो एक फेवरेट वाली बात हो रही थी वो मुझे नहीं लग रही। टीम 4 बेहतरीन टीमों में या सेमीफाइनल में जगह बना सकती है, बट लेट्स सी कि आप पूरा टूर्नामेंट है, बाकी भी आपके बॉलर्स हैं, हारिस भी अनफिट हो गए थे वो वापस आ रहे हैं, शाहीन भी पिछले साल एक इंजरी से वापस आए थे। तो इतना लंबा एक टूर्नामेंट है, इतना प्रेशर वाला टूर्नामेंट है, तो इतना आसान नहीं होगा। देखना यह है कि कितने हमारे बाकी टीम के प्लेयर फिट रहते हैं और किस तरह से पूरा इवेंट खेलते हैं। तो ये आसान इवेंट किसी के लिए भी नहीं होता और हमारे लिए भी ठीक ठाक टफ इवेंट होगा, क्योंकि आपने बैक टू बैक, आपको एशिया कप के बाद किसी ने अफगानिस्तान की सीरीज भी रख ली थी, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। भाई इतनी क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या थी जब इतना बड़ा इवेंट आ रहा था। तो हमने गलतियां तो क्रिकेट बोर्ड के हवाले से काफी सारी हुई। फवाद साहब, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको क्या लगता है कि जो गलतियां हुई हैं जिनकी आप भी बात कर रहे हैं, इनसे कुछ हम सीखेंगे, कोई लर्न करेंगे, या फिर वही दायरे का सफर होगा, वही गलतियां हम दोबारा रिपीट करेंगे वर्ल्ड कप में भी, जो एशिया कप में हमें देखने को मिली? सर मैंने तो बहुत कम लिखा है कि सीखा हो, बस अल्लाह तवक्कल पे ज्यादातर चीजें चल रही होती हैं, कोशिश एफर्ट होती है, टीम वर्क होता है, बाज़ वक़्त टीम क्लिक कर जाती है तो आप आगे तक चले जाते हैं। ओवरऑल सिस्टम कोई नहीं है, राइट, हम सिस्टम की बात करते हैं ना, जिससे प्लेयर्स आते हैं या जिससे प्लानिंग होती है, वो नहीं है। आपको यही नहीं पता है कि आपका चेयरमैन जो है अगले हफ्ते यहाँ पर होगा या नहीं होगा, नया चेयरमैन कौन होगा। तो जब क्रिकेट बोर्ड की ये सूरत हाल होती है तो उस टीम की इन सब चीज़ों में ही नज़र आ रहा होता है कि जो टीम अनाउंसमेंट में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि आपका पता ही नहीं है, जो बोर्ड चलाने वाले हैं उनका ही नहीं पता है कि वो कब तक रहेंगे। तो जब तक एक तरीके से क्रिकेट बोर्ड चलाने का तरीकाकार सेट ना हो जाए तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। चलें सर, अल्लाह करे, लेट्स सी कि शायद हम अपनी गलतियों से इस दफ़ा सीख जाएं और वो गलतियां ना दोहराएं जो हमने माजी में दोहराई हैं, एशिया कप में दोहराई हैं। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त का। और यही मामला है ना सर, अगर गलतियों से सीख लें तो यही गलतियां हमारी जो है ना कुव्वत बन सकती हैं, यही गलतियां फिजा हमारी ताकत बन सकती हैं। Absolutely. लेकिन सवाल ये होता है कि अगर हम गलतियों से सीखें, बजाय उन पर पर्दा डालने की कोशिश करें, उनसे फरार होने की कोशिश करें। गलतियों से सीखना ही है, और अगर गलती से सीखना है तो फिर आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली एग्जाम्पल ना इंडिया पे बड़ी सूट करती है, क्योंकि इंडिया ने अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखा है। अभी जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है इशू, आपको भी पता है, हर तरफ मीडिया में जीनत बना हुआ है कि कनाडा और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि वो जो हरदीप सिंह थे, जो खालिस्तान मूवमेंट के बड़े अहम रहनुमा थे, वो कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल होने के बाद कनाडा ने बड़ा भरपूर एहतजाज करवाया था। उसके बाद हुआ क्या है, एक और खालिस्तान तहरीक के रहनुमा, उनको भी मर्डर कर दिया गया है। और उसके बाद यहीं तक बात नहीं है, उसके बाद इंडिया ने क्या किया है, उसने कहा है कि कैनेडियन जो शहरी हैं, वीजा सर्विस जो है ना वो मअतल कर दी है कि अब उनको इंडिया की अगर वो आना चाहते हैं तो वो उनको नहीं मिलेगी, वो कुछ टाइम तक उन्होंने मअतल कर दिया है। ये वैसे अजीब बात है। अच्छा, ये तो सिर्फ उसने ना वो क्या कहते हैं कि एक अपने आप को वो कोई फेस सेविंग के लिए इस तरह की बात की है, लेकिन समझ ये नहीं आती, फेस सेविंग का तो लफ्ज खैर इस पे यहाँ पे सादिर नहीं आता, आंखें बंद कर लिया उन्होंने। लेकिन आप ये देखें कि कनाडा के अंदर जो कि एक वेलफेयर स्टेट है, पहले वहां पर एक कैनेडियन शहरी जो कि सिख थे उनका मर्डर हुआ, और उसके बाद बाकायदा जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ की फिर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उसके अलावा वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट के, उन्होंने वाज़े कहा कि इसके अंदर जो भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके इन्वॉल्व होने के जो है ना बाकायदा शवाहिद मिले हैं, बाकायदा सबूत मिले हैं। और अब ये हुआ है कि तमाम किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए गए हैं और मज़ीद तिजारती ताल्लुकात भी जो है ना उनको भी मुनक़ता करने की बातें हो रही हैं। इसके अलावा जो उन्होंने कैनेडियन जो सीनियर सफारतकार इंडिया में मौजूद थे,
इंडिया ने उन्हें कहा है कि अब आप मुल्क छोड़कर जा सकते हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर जो कैनेडियन सफारतकार थे, जो कैनेडियन अमला इंडिया में मौजूद था, उनको संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये इस वक्त इंडिया जो है ना भारत समझ रहा है कि कनाडा भी शायद कश्मीर ही है कि जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी आप कर लें, लेकिन कनाडा एक बड़ा मुल्क है, यहाँ पे भारत को इसकी बड़ी कीमत पे करनी पड़ेगी और बिल्कुल वीज़ा सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे। कनाडा में मौजूद सीनियर सहाफ़ी बदर मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बदर मुनीर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा, ये जो आप तो कनाडा में मौजूद हैं और सिखों का जिस तरीके से कत्ल हो रहा है, पहले हरदीप सिंह का कत्ल हुआ, फिर अब एक और सिख खालिस्तान के रहनुमा जो थे मर्डर हुए, कितनी ताल्लुकात किस नहज पर पहुंच चुके हैं भारत के और कनाडा के? इस वक्त क्या सिचुएशन है कनाडा में सर? जी वजाहत और फिजा, बहुत शुक्रिया मुझे बात करने का मौका देने का। अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि कनाडा जो है वो एक सिविलाइज्ड कंट्री है, जैसा आपने कहा कि एक वेलफेयर स्टेट है, और यहाँ पर आज़ादी इजहार का भरपूर किस्म का मौका है। बल्कि हम जो पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट हैं या जो दूसरे मुल्कों से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से यहाँ पे मौजूद हैं, वो जब आज़ादी से बात करते हैं तो कभी हमें अपनी आज़ादी से भी खौफ आता है कि यार हम इतने ज़्यादा आज़ाद हैं कि हमें भी ना कभी फ़ोन आया है, ना कभी कोई हुकूमत की तरफ से प्रेशर आया है। ये जो ताल्लुकात हैं इंडिया और कनाडा के, ये रोज़ बरोज़ तल्ख हो रहे हैं, पेशीदा हो रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं। जैसे जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने कैनेडियन जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो बहुत एक एहतराम वाली जगह है, एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क के एक बात करना कि इंडिया हमारे कैनेडियन एक शहरी के कत्ल में मुलविस है। और ये वजह मैं आपको बताऊं कि ये मामला जब 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सिरे गुरुद्वारा के बाहर पार्किंग लॉट में, 2 अफराद ने उनको मारा, फिर वो पैदल चलकर आगे गाड़ी खड़ी थी और फिर वो निकल लिए। अब ये जो मामला है, उसके बाद यहाँ कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, यहाँ की अथॉरिटीज ने जाकर इंडिया में उनसे शेयर किया कि हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं और आप इसका हमारे साथ इसका कोऑपरेट करें, तावन करें। 4 दिन जो हैं वो यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो जूडी थॉमस हैं, वो लास्ट मंथ अगस्त के मिड में कोई 4 दिन रहे और इस महीने सितंबर में वो 5 दिन वहाँ पे रहे। फिर जस्टिन ट्रूडो G20 में गए और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात की। अब आज ही ये बात मंजरेआम पर आई है, इंकशाफ हुआ है कि कनाडा के पास क्या क्या चीजें हैं। आज जो एक मंजर पेश हुआ है यहाँ पे, वो ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि कैनेडियन अथॉरिटीज की जो कम्युनिकेशन और उसमें जो कनाडा में मौजूद सफारतकार हैं इंडिया के, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी बातचीत जो है वो कनाडा के पास मौजूद है। वो शेयर की है कनाडा ने अमेरिका समेत बड़े ममालिक के साथ, इंडिया के साथ भी, और इंडिया ने कोई कार्रवाई मुस्बत अंदाज में करने की बजाय, कोई तावन करने की बजाय, कोई शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय, कोई माफ़ी मांगने की बजाय, उसके जो काम है वो आपने बता दिए कि जी वीज़ा जो प्रोसेसिंग है वो सस्पेंड कर दी। वहाँ यहाँ का जो सफारतकार के रूप में कनाडा में रॉ का जो हेड था पवन कुमार राय, उसको बेदखल किया गया। तो वहाँ पर कनाडा के सीनियर सफारतकार को बेदखल कर दिया गया। और ट्रैवल एडवाइजरी जो बहुत बड़ा एक मजाक है कि कनाडा जैसे मुल्क के लिए इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, और ये नुकसान जो है वीजा की सस्पेंशन। अच्छा बदर, जिस तरह आपने कहा कि भारत ने बजाय इस पे कोई संजीदगी से कोई बात करता, उल्टा कैनेडियन शहरियों के लिए जो वीज़ा सर्विस मुअत्तल की है,
आपको लगता है कि भारत को इसकी बड़ी कीमत अदा करनी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो भारतीय शहरी हैं वो कनाडा में मौजूद हैं, भारतीय लोग, तो उनके लिए भी इन फ्यूचर मुश्किलात हो सकती हैं इमिग्रेशन के हवाले से, वीज़ाज़ वगैरह के हवाले से? वजह समझ मौजूद हैं। जो इंडिया है वो ड्यूल नेशनैलिटी का, दोहरी शहरियत का अपने शहरियों को हक नहीं देता। तो यहाँ पे तो कैनेडियन पासपोर्ट है, जो इंडियन कम्युनिटी है इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद है। तो इंडिया ने ये किया है सिर्फ हमें दुनिया को दिखाने के लिए कि उन्होंने तो अपने शहरियों के वीजों का इजरा बंद कर दिया है। जो कैनेडियन शहरी हैं या दूसरे मुल्कों के जो यहाँ पे इमिग्रेंट हैं, वो तो कनाडा की जो इंडिया के विजिट पे नहीं जाएंगे, तो जा कौन रहे हैं? जो जहाज भरकर आ रहे हैं और जा रहे हैं वो तो इंडियन शहरी हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिया ने इस सारी अफरा तफरी में जो काम किया, उन्होंने अपने ही इंडियन शहरियों के खिलाफ ये इकदाम उठाया। ठीक, अच्छा, तो बदर मुनीर अब ये बताइएगा, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कहाँ पे कैनेडियन और इंडियन जो रिलेशनशिप है कहाँ पे स्टैंड होगा? और आपको लगता है कि अगर भारत इसको संजीदगी से लेता, ज़रा आपको संजीदगी से ट्रीट करता, तो हालात इस नहज पर ना आते हैं? अगर तिजारती ताल्लुकात, ट्रेड के हवाले से अगर ताल्लुकात ख़राब होते हैं, कनाडा वो भी मुनक़ता करता है, तो इसके क्या नुकसानात होंगे भारत को? G20 में जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ इंडिया में जाने से पहले इंडिया और कनाडा के जो ट्रेड डायलॉग थे वो बंद कर दिए थे। और उसके बाद जब वो वापस आए हैं, चूंकि उनके साथ भी कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी गुस्से में रहे, और जब वो तस्वीर बनाने आए वो सारी दुनिया ने देखा वो क्या मंजर था। तो एक बहुत बड़े मुहज़्ज़ब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडिया का ये रवैया जो है वो दुनिया ने भी पसंद नहीं किया। तो अब ये ट्रेड, उसके बाद अगले महीने अक्टूबर में यहाँ से ट्रेड मिशन जा रहा था, वहाँ पर कनाडा का ट्रेड मिशन इंडिया में जा रहा था, वो भी अभी रोक दिया गया है, मुनक़ता हो चुके हैं तकरीबन। और ये एक आम सी फिगर मैं बताऊं कि 4 अरब डॉलर वो कनाडा से तिजारत करता है, वहाँ का सामान यहाँ पर आता है। तो इंडिया को ही ज्यादा नुकसान होगा, वरना जो कनाडा जैसे इंडिया से जो चीजें मंगवाता है वो तो कहीं से भी किसी और मुल्क से भी आ सकती है। अच्छा, लास्टली बदर मुनीर ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि अगर कनाडा जैसा मुल्क भारत के साथ अपने तमाम किस्म के सिफारती तिजारती ताल्लुकात को डिस्कनेक्ट करता है, तो ये बात सिर्फ कनाडा तक तो नहीं रहेगी? कनाडा एक बड़ी कंट्री है, बड़ा मुल्क है, तो आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी भारत को मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जो इस तरह के बड़े मुल्क हैं। जी वजाहत, जो एक 5 आइज है, जो एक इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और अलायंस है 5 मुल्कों का, जिसमें बड़े बड़े मुल्क हैं, कनाडा है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो बड़े मुल्क हैं 5, और ये जो अभी मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है कि जो कम्युनिकेशन है सफारतकारों की और इंडियन अथॉरिटीज की, वो किसी एक इन मुल्कों में से एक ने कुछ तावन भी किया है। अब कौन सा बड़ा मुल्क है? अमेरिका भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यूके हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये 5 बड़े ममालिक को पता है पहले ही इस मामले का। और दूसरा मतलब ये तमाम सुपर पावर्स जो हैं, आपके कहने का मतलब है बदर साहब कि ये टफ टाइम देंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और देना भी चाहिए भारत को। हर कोई समझता है भारतीय के जैसे वो कश्मीर और पाकिस्तान के साथ कुछ भी कर सकते हैं तो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी, लेकिन वो इंडिया से बहुत पहले ऑलरेडी बहुत सुपर पावर रखते हैं। और आधे से ज़्यादा इंडियंस तो कनाडा जाने के लिए बेताब हैं। स्टूडेंट वीज़ाज़ वहाँ पर देखें आप, इतने ज़्यादा इंडियन मौजूद हैं। और उनके आई थिंक इंडिया जो भी पॉलिसी अपनी बनाएगा उसके अपने शहरियों को ज़्यादा मसला होगा, और जो अपने शहरियों के साथ ज्यादती की है कनाडा भारत में ने इस तरह रहते की हैं। हरकत करके, जो अपने वहाँ के उनके शहरी हैं उनको मुश्किलात में डाला है। कितनी बड़ी तादाद में भारतीय शहरी वहाँ पर मौजूद हैं और जो वहाँ पर जाने के मुंतज़िर हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल्स पैदा कर दी हैं इंडिया ने। तो वही बात है कि ये समझ बैठे शायद ये भी कश्मीर है कि या पाकिस्तान है, जो दिल करेगा हम करेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है, वो बड़ा मुल्क है और बड़ा मुल्क है, और वो उसके अपने सिफारती ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और प्लस इसने अब वही बात है अपने शहरियों के लिए ख़ुद मसला खड़ा किया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको खबर एक देते हैं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, जर्सी टिक्का हाउस, जो कि एक बड़ा फेमस, मैं नाम उसका इस वजह से डिस्क्लोज़ कर रही हूँ कि ताकि तमाम नाजरीन को पता चले कि अगर अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है और आपके रिस्क में बरकत डालता है, लेकिन फिर आपको अपनी हरकतें और आदतें भी फिर बेहतर करनी होंगी। आदतें बेहतर करनी चाहिए। पाकिस्तान में वैसे ही रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जैसे भी हालात हैं उसके बावजूद भी फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, जो पाकिस्तान के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर आना चाहते हैं, वहाँ के खानों को टेस्ट करना चाहते हैं। अब ये जो जनाब है निसार इनका नाम है और इनके रेस्टोरेंट का नाम भी निसार इन्हीं के नाम से ना, निसार जर्सी टिक्का। अब ये देखें कि बड़ा मारूफ नाम है, पाकिस्तान के तकरीबन सभी लोग इनके नाम से वाकिफ हैं, बड़े मज़े के खाने हैं, लेकिन इन साहब को शायद ना इज्जत रास नहीं आई। बिल्कुल यही बात। जो टूरिस्ट, जो गैर मुल्की, जो हमारे जो फॉरेनर्स हैं, जब वो वहाँ पर आए तो वो तो बेचारे सादा से लोग होते हैं, मिलनसार होते हैं जो फॉरेनर्स आते हैं। अब ये निसार साहब की उम्र मुलाहिजा करें और इनकी हरकत आप देखें, इन्होंने बाकायदा उनके साथ कुछ नाजेबा हरकत करने की कोशिश की, उनको अनकंफर्टेबल किया, तो जिसके बाद वीडियोस भी बनाई, वीडियोस पे टिकटॉक पे डाली, बाद में टिकटॉक से डिलीट कर दी, लेकिन आपने देखे उन फॉरेनर्स को कितना अनकंफर्टेबल किया है कि वो पाकिस्तान से कैसी यादें और क्या इमेज लेकर जाएंगे, क्या पाकिस्तान का तासुर जो पाकिस्तान आना भी चाहते होंगे, जब ये उन्हें बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ, तो फिर अलबत्ता इन पर अब केस दर्ज करके इन्हें अरेस्ट तो करें, लेकिन इनको एक एग्जाम्पलरी सख्त किस्म की सजा मिलनी चाहिए। पेशावर के थाना शाहपुर फाइन होना स्टेशन चाहिए। में ये मुकदमा दर्ज किया है और फाइनली इनको अब हवालात के पीछे डाल दिया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम बाकी लोगों को मैसेज मिलना चाहिए कि अगर आप कोई मेहमान आता है उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो उनकी इज्जतों के साथ खेलें भी ना, पाकिस्तान का आप नाम बदनाम करें। मेरा ख्याल है इस पर पेशावर पुलिस को जो है ना शाबाश देनी चाहिए। कि ऐसे लोगों का इलाज ही ये है, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं है, तो इनके यही इलाज होना चाहिए। आप पाकिस्तान का नाम बदनाम करें, आपकी ज़ाती हरकत है, आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, आपकी दिमागी जो है ना हालत ऐसी है, लेकिन उसका खमियाजा फिर पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। पूरे पाकिस्तान का वो जो तासुर लेकर जाते हैं, तो नाम तो पाकिस्तान का बदनाम होता है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सो फाइनली तमाम रोमर्स और कयास आराइयों ने दम तोड़ दिया है और कल इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे। फाइनली चारों जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको खत पे लिख दिया है, हल्का बंदियों के हवाले से भी डिस्कशन हो गई है, वो भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। और अब इलेक्शन कमीशन जो इन एक्शन नज़र आ रहा है, कहा करवाने तो उसने खैर विद इन 3 मंथ्स के अंदर थे, 90 डेज़ के अंदर थे, लेकिन वो तो करवाए नहीं है इलेक्शन। लेकिन अब फाइनली एटलीस्ट ये जो डेट अनाउंस कर दिया है ना कि जनवरी के लास्ट मंथ में, अभी भी स्टिल 3 महीने तो आपने गुजारा करना है इसी केयर टेकर सेटअप में। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज जो इससे पहले यकसू नहीं थी, जो कंफ्यूज थी, पाकिस्तान के अवाम भी कंफ्यूज थी और लग यही रहा था कि इलेक्शंस के दूर दूर तक कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। अब जरा जो पार्टीज हैं, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन भी शुरू की थी, लेकिन उसके बाद बहुत नाराज थे, वो कहते थे कि फौरन इलेक्शंस हों। उसके बाद फिर हुआ ये कि वो भी शायद मायूस हो गए, कैंपेन्स रोक दी थी। अब जो है खासतौर पे जो मियां साहब की फिर आमद के हवाले से भी बातें हो रही हैं, तो अब ये लग रहा है कि इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन फिजा अभी भी डेड श्योर तो नहीं है। डेड श्योर पाकिस्तान में आपको पता है कोई भी चीज घर पे आखिर नहीं है। एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन अपना रात को कोई ख्वाब आए और सुबह उठ के वो ख्वाब की ताबीर पूरे ना करने लग जाए और इलेक्शंस मुलतवी कर दे। इसी पर बात करने के लिए माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, जिनके पास बड़ी अंदर की खबरें भी होती हैं। अब उनसे अंदर की खबरें निकलवाते हैं। माजिद साहब, पहले तो ये क्लियर कर दें, व्हाट यू थिंक, नवाज शरीफ वापस आएंगे जो डेट उन्होंने दी है? क्योंकि अभी तो यही खबरें आ रही हैं कि वो खुद रिलेक्टेंट हैं। शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर जा रहे हैं, मरियम नवाज जा रही हैं, तो क्या, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो नवाज शरीफ की वापसी बड़ा एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स है। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ की वापसी इतनी सादा और आसान नहीं है और 2-3 नुकात से उनकी वापसी जुड़ी है। जब तक वो नुक्ते क्लियर नहीं होंगे, हमें सिर्फ तारीखों के ऐलान से ये नहीं समझना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। सबसे पहला मसला उनका ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत में उनकी कबूलियत हो चुकी है, क्योंकि इस टाइम मुस्लिम लीग नून के अंदर एक टफ कंपटीशन है।
16 महीने में शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से हुक्मरानी की है, उससे इस्टेब्लिशमेंट को कोई मसला परेशानी नहीं था। तो अब दोनों भाइयों की सिलेक्शन के हवाले से एक नया मामला सामने आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को कौन सा भाई काबिल कबूल होगा। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल अदलिया, ठीक है। मतलब हम वोट देने की फिर जहमत भी ना करें, कौन काबिल कबूल है और कौन नहीं। सिस्टम तो एक चल रहा है ना, पपेट्स हैं वो ये भी जो चलेंगे, और इस सिस्टम के अंदर हम भी एक पपेट की तरह वोट डालने चले जाएंगे। देखिए, ये पिछले 5 से 6 साल में काफ़ी हक़ाइक़ अवाम के सामने आ चुके हैं और इससे अवामी शऊर में इजाफा भी हुआ है। तो दूसरा मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी में जो मामला अदालती और कानूनी मसाइल का है कि क्या वो आतार होंगे, क्या उनको आने से पहले रिलीफ मिलेगा। तो मेरा ख्याल है ये जो 21 अक्टूबर की डेट रखी गई है, ये इसलिए रखी गई है कि 1 महीना चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कंडक्ट को देखा जाए, वो किस तरह से मुकदमात को लेके चलते हैं, वो सियासत के मामलात में किस तरह से फैसले देते हैं, या वो रिजर्व रहेंगे। तो इस चीज़ का भी बहुत इन्हसार होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नैब तरामीम के बाद अदलिया का किरदार खासा अहम हो चुका है। तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, इन दो पहलुओं को जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा, मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अच्छा माजिद निज़ामी, ये बताइएगा नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते हैं? अभी तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रही, जिस तरीके की खिचड़ी पक रही है। इलेक्शंस का ऐलान तो कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने और मरासला भी जारी कर दिया है सारे सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को, लेकिन उसके बावजूद भी आप कितने पुरउम्मीद हैं कि इलेक्शंस होंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, जिसकी बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है? वरना इससे पहले माजी में हमारी मिसाल मौजूद है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होने थे, जब केपी और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई थी, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह आइन की पामाली हुई और किन किन चीज़ों को जवाज़ बनाया गया। तो तारीख की रोशनी में आपको लग रहा है कि अब जो डेट दी गई है इलेक्शंस उसी डेट पर होंगे? जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं और मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ मौजूदा गैर यकीनीपन और सियासी तनाव को कम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है कि जिसके अंदर मुबहम अंदाज में बात की गई है। और जो डेट उन्होंने अनाउंस की है या जो हफ्ता उन्होंने बताया है, वो मौसम के लिहाज से खासा दिलचस्प होता है। हमने देखा कि डस्का के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी धुंध के मसाइल से नतीजे तब्दील होते रहे। तो अब ऐसा लगता है कि अगर जनवरी के इंतखाबात होंगे तो उसमें मौसम की सख्ती और धुंध से हो सकता है इंतखाबी नताइज पे असरअंदाज हों। इसलिए सियासी जमातें अभी इस ऐलान से कोई मुतमईन नजर नहीं आती और उनका ये ख्याल है कि शायद ये अभी कुछ वक्त लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है, क्योंकि इस तरह के स्केड्यूल, जिस तरह आपने भी कहा कि पंजाब में जारी हो चुके थे लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं किया गया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ऐलान फिल वक्त सियासी तनाव और गैर यकीनीपन को कुछ कम करने के लिए है। अच्छा ये बताइए निज़ामी साहब, आप अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमें साथ में मौसम का भी प्रेडिक्शन को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। आपकी बात से तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ है कि हमें साथ साथ मौसम को भी मद्देनज़र रखना होगा इलेक्शंस की डेट देने के लिए, जो जनवरी का लास्ट वीक सेलेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के मैदानी इलाकों में इस तरह के सर्द मौसम के मसाइल सामने आते हैं और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल हमारे पास डस्का के ज़िमनी इंतखाबात की है, जिसमें कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर्स इसलिए नहीं पहुंच पाए कि रास्ते में धुंध थी, हालांकि वो सिर्फ एक हल्का था। तो इसलिए उस धुंध को एक इस्तारा बना के सियासी तबसरों के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इसीलिए किया जा रहा है कि उससे वो खदशात मुंसलिक हैं, उससे वो धांधली और गैर शफाफियत के खदशात मुंसलिक हैं। इसलिए सियासी जमातें ये चाहती हैं कि कम अज कम ऐसा बहाना ना मिले कि जिसके अंदर कोई मौसम का जिक्र आए। जी अच्छा, ये बताइएगा माजिद के फिर चलें फ़र्ज़ करें अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं, एक लम्हे के लिए हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी 24 जनवरी, यानी कि आखिरी हफ्ता आ गया जनवरी का, इलेक्शंस हो गए, तो फिर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली PMLN और PTI ये कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं? क्योंकि अभी तक तो यही सामने लगा है कि जो हालात हैं, जिस तरह से PDM ने हुकूमत की है, इक़्तिदार संभाला है, उसके बाद जो महंगाई के हालात हैं,
तो आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी विलिंग हैं कि इलेक्शंस हों जनवरी के लास्ट में, या इनकी कोशिश ये होगी कि इलेक्शन डिले हों, शायद अवाम भूल जाएं, तब तक मियाँ साहब भी आ जाएं, लोगों की वैसे ही मेमोरी बहुत कम है, उनको नए नारों के साथ बहला फुसला कर दोबारा से अपने लिए कायल किया जाए? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का इस वक्त सबसे बड़ा जो सियासी मसला है वो ये है कि उनके ऊपर 16 महीने का एक बोझ है, और चूंकि हुकूमत से वो उतरे हैं और वो अपोजिशन में आए हैं और अब इलेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए वो ये दलील नहीं दे सकते कि 3.5 साल पहले या 5 साल पहले क्या हुआ था। तो मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनके पास चूंकि परफॉर्मेंस नहीं है और 16 महीने का एक बोझ है जिसको उन्होंने अच्छा लेके माजिद, चलना ये है। बोझ, इसको बोझ कह लें 16 माह का या 16 माह का दाग कह लें, लेकिन इस बोझ और दाग को धोने की कोशिश PMLN करती है नवाज शरीफ साहब का जो 2013 से 18 का टेन्योर था। आपको लगता है कि इस चीज़ को धोने में वो वाला टाइम, वो वाली बातें अवाम समझ पाएंगी? क्योंकि लोगों की मेमोरी बहुत मुख्तसर है, और अभी PDM के जो हालात देखें इक़्तिदार के, उसके बाद जो सूरत हाल हुई है मुल्क की, कि वो चीज़ जस्टिफाई कर पाएगी लोगों को, मुतमईन कर पाएंगे ये अवाम को? जी मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज के दिन जो शख्स पेट्रोल डलवा रहा है, आज के दिन जो शख्स बिजली के बिल दे रहा है, वही वोटर है, उसी ने जाके इलेक्शन में वोट देने हैं। तो उनको अगर आप 2013 की या 2015 की कहानियां सुनाएंगे तो शायद वो इस वक्त कहानियां सुनने के मूड में नहीं है। इसीलिए चूंकि परफॉर्मेंस नहीं है तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक और बयानिया क्रिएट किया जा रहा है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद कौमी मुजरिम हैं, उनको हम कटहरे में लेके आएंगे। तो पहली दफा मुस्लिम लीग नून के ऊपर सियासी मुश्किल ये है कि उनकी तारीख थी कि वो हर इलेक्शन परफॉर्मेंस, तरक्की और खुशहाली के नारों पे लड़ते थे, लेकिन इस मर्तबा उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। इसलिए कभी वो कौमी मुजरिमों का बयानिया देते हैं, कभी वो कहते हैं अदलिया के जजेस ने ये कर दिया। अगर उनके पास वो भी ना चले उसके बाद फिर वो कहते हैं 2013 में ये होता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वोटर है जिसने वोट देना है वो परेशान है, और उसको यही पता है कि पिछले 2 साल में चीजों में बेहतरी नहीं लाई जा सकी। तो बिजली और पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो इसके ऊपर डेफिनेटली असरअंदाज होंगी, और इसका मुस्लिम लीग नून को खासा सियासी नुकसान हो सकता है। दूसरा उनका मसला ये है कि PTI की मकबूलियत के हवाले से भी अभी संजीदा सवालात हैं कि क्या उनकी मकबूलियत में कमी हुई है या नहीं हुई। GB के इलेक्शन पर अगर हम नजर डालें जो कि ताज़ा तरीन इंतखाबी मिसाल है, उसके अंदर भी ये पता चलता है कि तमाम तर मसाइल के बावजूद PTI एक स्ट्रॉन्ग बेस पे खड़ी है। तो मुस्लिम लीग नून के लिए मसाइल ज्यादा हैं और उनके लिए उम्मीद की किरण कोई नहीं है। तो फिर मुस्तकबिल का खाका या सियासी ढांचा आपको क्या नज़र आ रहा है PTI की? लेकिन अमली तौर पे देखें तो जो हालात हैं, चेयरमैन PTI भी जेल में हैं, क़यादत तितर बितर है, जो मरकज़ी ज़्यादा रहनुमा थे PTI के वो भी दोबारा पार्टी छोड़ चुके हैं, दूसरी पार्टीज़ में जा चुके हैं। तो इन हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है माजिद, इलेक्शंस में कोई एक भी पार्टी ऐसी होगी जो कि 2/3 मेजॉरिटी की बुनियाद पर सामने आ सके या ले सके? जी मुझे फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि 2/3 अक्सरियत के साथ कोई सियासी जमात सामने आए। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों हुकूमत में थे। PTI जो है उसे रियासत की नाराजगी का सामना है। तो तीनों बड़ी सियासी जमातों के अपने अपने मसाइल हैं। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि आज तक के हालात में हंग पार्लियामेंट 70 सीटें, 80 सीटें, 90 सीटें, इस तरह करके कोई कॉम्बिनेशन बनेगा जिसके बाद एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। 2/3 अक्सरियत के लिए ना तो मुस्लिम लीग नून के पास कारकर्दगी है, ना पीपल्स पार्टी के पास परफॉर्मेंस है, और ना तहरीक इंसाफ के पास इस्टेब्लिशमेंट की कबूलियत है। तो अब ये तीनों एक अजीबोगरीब मखमसे में हैं और तीनों के ऊपर मुश्किलात हैं और तीनों के ऊपर सवालात हैं। और पाकिस्तानी सियासत का जो महवर और मरकज़ वो कबूलियत और मकबूलियत के गिर्द ही घूमता है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी आपके वक्त का। असल चीज़ यही है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कबूलियत किस पार्टी के पास नहीं है, मकबूलियत किसके पास है। लेकिन इलेक्शंस हो तो सही ना, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तो ये पता नहीं चलेगा। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हमें फेस करना पड़ता है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से है। जब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो तब तक ना हमारे मुआशी हालात बेहतर होंगे और लोग भी कंफ्यूज रहेंगे। शायद स्टेबिलिटी आ जाए क्योंकि जैसे इलेक्शंस की डेट का ऐलान कर दिया है, आई होप सो ऐसा हो। लेकिन अल्लाह करे और हो भी ना, इंशाल्लाह होगा भी। अभी आगे बढ़ते हुए खबर आपको ये देते हैं कि
जीबी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो वहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ जो इस्तेमाल होती हैं, उन्होंने कहा है कि ये गाड़ी जीबी के टैक्स गुजारों की मलकियत है। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी मोहिउद्दीन वानी, उन्होंने कहा है कि जो सरकारी गाड़ियाँ हैं इन पर लिखा जाए, जो जिनको भी ये सरकारी गाड़ियाँ मिलती हैं ना, ये उनके कोई बाप की कोई जागीर नहीं है कि जिसको वो जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे। ये जो टैक्स देते हैं ना, टैक्स गुजारों की मलकियत है, तो इन गाड़ियों के ऊपर लिखा जाए। और बाकायदा लिखा भी गया और है, लिखा गया है, ये फुटेज में भी आप देख सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग हैं इसको डिस्करेज किया जाए कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो ये समझते हैं कि ये जो सरकार की गाड़ियां हैं उनको वो ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर वीडियोस में हम देखते हैं कि इनके बच्चे, इनके मुलाजिम सरकारी गाड़ियों में घर का सामान जा रहा होता है, चीज़ें घर की जा रही होती हैं। तो इस चीज़ की हौसला शिकनी करना है और उनको ये रियलाइज़ करवाना है। जब लिखा होगा एक गाड़ी के ऊपर ये गाड़ी जो है जीबी के टैक्स गुजारों की मिल्कियत है, तो फिर इस पर कहीं ना कहीं इसके इस्तेमाल पे कमी आएगी। काफ़ी हद तक कमी भी आएगी और पाबंदी लग भी गई अच्छा स्टेप है। पूरे पाकिस्तान में वैसे ऐसा होना चाहिए। सोशल मीडिया पे इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। 10 बजे की हेडलाइंस के बाद वापस हाजिर हो। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद और मौसम हो गया है इस्लामाबाद के अंदर खुशगवार, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस्लामाबाद का मौसम पहले भी बड़ा खुशगवार रहता है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। जितना कराची और लाहौर वाले गर्मी सहते हैं ना, उतनी एटलीस्ट इस्लामाबाद वाले गर्मी बर्दाश्त। अच्छा, अब ये मौसम, ये जो बारिशें होना शुरू हुई हैं सिर्फ इस्लामाबाद में, कश्मीर के दीगर इलाके हैं, बल्कि ये जुमे से इतवार लाहौर और गुजरांवाला मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। तो इसी पर बात करते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर बताइएगा कि अब हम कह सकते हैं कि गर्मी चंद दिनों की मेहमान रह गई है, आप मशवरा दें, अपने गर्म कपड़े निकाल लें, अभी उनको रखें, दोबारा गर्मी आ सकती है। देखिए, जैसे कि ये स्पेल चल रहा है ना, पिछले हफ्ते भी बारिशें हुई और अभी आज रात के बाद भी आपके सेंट्रल पंजाब और फिर ऊपर नॉर्थ पंजाब और केपी के कुछ इलाकों में और कश्मीर और जीबी में, साउथ में तो तकरीबन ख़त्म हो गया बारिशों का सिलसिला। सिंध और बलूचिस्तान में तो इतना नहीं है, लेकिन उस तरफ है। तो ये स्पेल 3 दिन तक है एटलीस्ट, यानी आज 22 की रात से लेके 24 या 25 तक कुछ इलाकों में। तो ज़ाहिर है इस दौरान तो गर्मी नहीं होगी और इसके बाद भी होपफुली नहीं होगी, क्योंकि अब सितंबर के आप एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सितंबर के एंड पे ये होता है कि मानसून एक तरह से विड्रा होना शुरू हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये मानसून का जो स्पेल है, यानी अगले 3-4 दिन जो बारिश है और फिर उसके बाद कोई ऐसा ख़ास स्पेल नहीं दिखाई देता, तो होपफुली कि ये आखिरी स्पेल हो। तो ज़ाहिर है इस दौरान में तो गर्मी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अक्टूबर में आपको पता है कि बिल्कुल बादल कम हो जाते हैं और क्लियर स्काइज होते हैं, तो धूप तेज़ होती है। लेकिन ये कि जो हब्स वाली गर्मी होती है वो तो आपको इसमें मिलती है मानसून के दौरान ही। अक्टूबर में फिर ये चीज़ हब्स वाली इतनी नहीं होती। तो स्मॉग भी क्या अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि अभी भी अगर सुबह उठें तो देखें तो आपको दूर आसमान तक सिर्फ स्मॉग नज़र आती है। जी बिल्कुल, अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते से ना फिर वो कंडीशन शुरू हो जाती है, यानी रातें निस्बतन ठंडी हो जाती हैं। दिन में तो तेज़ धूप होती है, निस्बतन गर्म होता है दिन, लेकिन रात का मौसम जो है अच्छा हो जाता है। तो फिर अक्टूबर से ऑनवर्ड तो यही फिर आपका जो सेंट्रल पंजाब का इलाका है, लाहौर और उसके गिरदोनवा का, और उस तरफ बॉर्डर की दूसरी तरफ भी, तो वो फिर स्मॉग या फॉग वाली कैफियत शुरू हो जाती है जब तक कि कोई बारिश का स्पेल दोबारा से ना आए। तो असल में सरदार साहब, इस गर्मी का जाने का लोगों को इसलिए भी बहुत इंतज़ार है क्योंकि गर्मी के जो बिजली के जो बिल्स हैं ना, इन्होंने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। तो लोग बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर हैं कि कोई ऐसी उनको ख़बर मिले कि गर्मी जा रही है, सर्दी आएगी, चलें थोड़ा बिजली के बिल्स में भी रिलीफ होगा। तो अब ये बताइएगा कि अक्टूबर, जिस तरह आपने कहा है कि हब्स भी होती है, ज़रा मतला साफ़ होता है तो गर्मी होगी, तो अक्टूबर में भी हमें एसी शेसी चलेंगे, ज़रा कोई अक्टूबर में भी गर्मी देखने को मिलेगी हमें? देखिए, मैं बता रहा था आपको ना कि जो अपर हाफ ऑफ द कंट्री है, ये साउथ में तो अक्टूबर दोबारा से गर्म होता है, यानी कराची में भी और सिंध के बाकी एरियाज़ में भी, खासकर कराची और जो कोस्टल पट्टी है इसमें ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ वालों को तो यानी साउथ में तो एसी आपको पता है कि नवंबर तक, एटलीस्ट नवंबर के आखिर तक चलते हैं कुछ ना कुछ।
नॉर्थ में ये है कि आपके पंजाब में और उधर ज़ाहिर है उतना फ्रीक्वेंटली नहीं चलाने पड़ते, लेकिन ये कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक आप कह सकते हैं या पहले 10 दिन तक तो निस्बतन गर्म मौसम रहेगा, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली उसमें कमी आती जाएगी गर्मी में। ठीक है। अच्छा तो सर फिर ये बताएं सरदार साहब कि अब सर्दियां वैसे ही हम देखते हैं कि बहुत चंद दिनों की मेहमान होती हैं, तो सर्दियों का स्पेल क्या होगा? दिसंबर से फेब तक होगा, दिसंबर से जनवरी तक होगा? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से तो हमने देखा है कि सर्दियां बहुत मुख्तसर होकर रह गई हैं। जी ऐसे ही है, सर्दियों का दौरानिया पहले देखें जो तकरीबन पूरे 3 महीनों पर मुश्तमिल रहता था, दिसंबर के शुरू से लेके फरवरी के आखिर तक, तो अब वो कम हो गया है, यानी उसमें कम से कम कोई 15-20 दिन की ऑन एवरेज एक तरह से पूरे मुल्क में इतनी उसमें उसके ड्यूरेशन में कमी आ गई है। तो अब ज़ाहिर है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके साथ साथ दुनिया भर के टेम्परेचर्स के साथ पाकिस्तान के टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं, तो सीज़न एक तरह से ना श्रिंक होता जा रहा है सर्दियों का। तो लेकिन जो आने वाला सर्दियों का सीज़न है इसके बारे में अभी कोई हम प्रीमेच्योर होगा अभी कुछ कहना कबल वक्त है, इस वक्त कोटेशन कोई ऐसी नहीं की जा सकती, वो तो अक्टूबर के सेकंड वीक में जाके कुछ आइडिया होगा या नवंबर के शुरू में कि जी आने वाला जो दिसंबर से लेके फरवरी तक का जो सर्दियों का सीज़न है वो कैसा रहेगा। सरदार साहब फिर स्मोक के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक तो क्लाइमेट चेंज है, फिर हमारे मुल्क में जो एयर पोल्यूशन है, स्मोक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इस दफ़ा भी स्मोक का राज होगा, रहेगी स्मोक यहाँ पर सर्दियों के अंदर, क्योंकि ये बड़ा मेन मसला है सर्दियों में ख़ासतौर पर जिसको हमें फेस करना पड़ता है। देखिए वो भी डिपेंड करता है ना एक्चुअली कि जो अगर अब मानसून तो ख़त्म हो जाता है सितंबर के एंड तक ही रहता है, यानी अमूमन तो 20-22 सितंबर तक ख़त्म हो जाता था हमारे यहाँ से, लेकिन इस दफ़ा इसको एक पुश मिली उसमें बे ऑफ बंगाल में जो लोग प्रेशर बना तो उसकी वजह से अभी तक स्पेल चल रहे हैं। अब जो अगर अक्टूबर और नवंबर खासकर जब निस्बतन थोड़ी सी ठंड हो जाती है नवंबर में, तो वो अगर बिल्कुल ड्राई जाता है जैसा कि होता है कि अक्टूबर और नवंबर में बिल्कुल कम से कम बारिशें होती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मानसून ख़त्म हो गया और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अमूमन दिसंबर के मिड के बाद पाकिस्तान में उनकी एंट्री होती है, एक तरह से जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है। तो ये जो बीच में 15 अक्टूबर से लेके आप कह लें कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक 1.5 या 2 महीने होते हैं, ये बड़े क्रूशियल होते हैं कि इसमें ज़ाहिर है कि उसमें कोई एज सच उतनी बारिशों के सिस्टम की कोई आमद नहीं होती पाकिस्तान की तरफ, तो स्टेगनेंट एक तरह से एयर हो जाती है और वो पोल्यूशन की वजह से फिर ज़ाहिर है उसमें स्मॉग और ये फैक्टर सारे आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि नवंबर में कुछ 1-2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर आ जाती हैं पाकिस्तान में, बारिश हो जाती है, तो फिर तो उतनी इस तरह की शिद्दत वाली स्मॉग नहीं, और अगर बिल्कुल ड्राई कंडीशंस रहती हैं तो जाहिर है फिर तैयार रहना चाहिए, फिर स्मॉगी कंडीशंस होंगी। जाहिर है, एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा, स्मॉग की और फॉग की क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि इलेक्शंस कमीशन ने जो है वो डेट अनाउंस की है, तो लेट्स सी कि अब जनवरी में मौसम कैसा होगा, धुंध से कौन कितना फ़ायदा उठाएगा। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अच्छी खबर जो कि सिंध में है, सिंध से है कि सिंध के अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ख़वातीन असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी तादाद 17 हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी खबर है, बहुत अच्छी कि जो विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत अच्छी न्यूज़ है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो 17 उनकी तादाद हो चुकी है, जो कि अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रही हैं। और ये सिर्फ सिंध के अंदर नहीं, बाकी तमाम सूबों में भी इसी तरह। और ख़ासतर खुशी तब होगी जब बलूचिस्तान में ऐसा हो, जब बलूचिस्तान में ख़वातीन अच्छा, वैसे बलूचिस्तान में भी जाए। हमें कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिली हैं। याद होगा हमने एक न्यूज़ शेयर की थी कि बलूचिस्तान में एक खातून हैं जो कि जिम चला रही हैं। अभी देखें ना कि सिंध में जो ख़वातीन असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन के हवाले से वैसे तो हम बातें करते हैं
कि ख़वातीन को एम्पावर करना चाहिए, ख़वातीन को ख़वातीन और जो मर्द और शोहर होते हैं, औरत होते हैं, ये दो पहिए होते हैं गाड़ी के, लेकिन प्रैक्टिकली अब देखने को मिला कि वाकई ही में पाकिस्तान में ख़वातीन एम्पावर हो रही हैं। और आपको पता है कि जो शाहिदा परवीन है वो भी असिस्टेंट कमिश्नर है और 2 साल पहले उन्हें मीरपुर ख़ास में तैनात किया गया था। इसके अलावा शाइस्ता जबीन है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर खिमारी टाउन है, ज़हरा जाहिद हैं उनको असिस्टेंट कमिश्नर सदर टाउन कराची मुकर्रर किया गया है, सायरा खान है, राबिया सईद है, फ़ातिमा साइमा है, जुनैरा जलील है, नेहा शाह और आसमा बतूल हैं, मुंतहा असहर, सारा अमजद, सोबिया फलक, कायनात तुफ़ैल, ये तमाम और अमीमा सुलंगी जो कि मुख्तलिफ़ तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और मर्दों की तरह अपने जो फ़राइज़ हैं असिस्टेंट कमिश्नर के वो भी पूरे कर रही हैं। और उसके बाद आपको पता है कि घर तो फिर खातून के साथ ही है ना, घर की जो ज़रूरियात हैं, जो घर के काम हैं, जो हाउस शोर्स हैं वो भी करना है और उसके साथ साथ बाहर की जो जिम्मेदारी है, और बाहर की भी कोई हल्की जिम्मेदारी नहीं है। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, अथॉरिटेटिव आपकी जॉब होती है, आपने पूरे हल्के को देखना है कि कोई गरीब, किसी को कोई मसला है, किसी का किसी भी किस्म का कोई मसला है, की सिचुएशन को आपने देखना है, मेक श्योर करना है। अच्छा, ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, आपने घर को भी कैरी करना होता है, घर का चैलेंज भी होता है, फिर आपकी जॉब ऐसी है। अच्छा, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर की जो जॉब है ये तो 24 आवर होती है जी। किसी भी टाइम कुछ भी खुदा ना खासा हैपनिंग हो तो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना होता है, अपने नीचे जो मातहत आपके इदारे होते हैं उनको एक्टिव करना होता है। बट ख़वातीन के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं है। हमारी ख़वातीन ने क्या कुछ नहीं किया, किन किन शोबों में, स्पोर्ट्स हो, हमारा कोई डिफेंस का मैदान हो, किसी भी, मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे ख़वातीन ने ये साबित ना किया हो कि वो मर्दों से किसी भी तरह से कम है हर मैदान में। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन को जो एम्पावर किया जा रहा है, और ख़वातीन को एम्पावर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ख़वातीन ने प्रैक्टिकली अपनी कारकर्दगी से अपने आप को मनवाया है कि जो कहा जाता है ना कि सिनफ़े नाजुक, ठीक है खातून सिनफ़े नाजुक तो होती है, लेकिन इस सिनफ़े नाजुक ने यह साबित किया है कि जब उसको टास्क दिया गया है, कोई भी अहम जिम्मेदारी दी गई है तो उसने उसका हक उसी तरह अदा किया, बल्कि मर्दों से कई जगह पे बेहतर परफॉर्म किया है। बिल्कुल। और अब जब 6 नए असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए हैं, नई तैनातियाँ 6 लड़कियों की हुई हैं, तो अब तादाद हो गई है सिंध के अंदर 17, विच इज़ वेरी गुड। बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए है कि इस तरह मर्दों और औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। हमें आई थिंक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अभी बहुत अहम इशू पर हम बात करने जा रहे हैं मनशियात के हवाले से कि मनशियात फरोशी इतनी ज़्यादा हमारे मुआशरे में आम हो गई है कि ये मकरूह धंधा जिसको लगाम डालने के लिए कोई भी इदारे इतने एक्टिव है नहीं। ANF अपनी जगह कोशिशें कर रहा है, मनशियात के मिनिस्टर्स पूरी अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क को मनशियात फ्री बनाया जा सके, लेकिन फिर भी इतनी तादाद में मनशियात पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो इसका शिकार हो रखे हैं क्योंकि वो तो उनको तो जो भी गलत गैदरिंग में बैठेगा और वो एक किस्म की आदत का शिकार हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो लगाम उनको डालना चाहिए जो कि ये मनशियात, ये मकरूह धंधा कर रहे हैं। अच्छा, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है बल्कि ग्लोबली ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरी दुनिया में जो सिर्फ शराब पीने वाले हैं उनकी तादाद 2 अरब के करीब है। इसके अलावा ये जो नशा है फिजा, इसके सबसे बड़े जो 2 नुकसानात हैं। पहला नुकसान तो ये है नशे का कि ये आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है ना वो ख़त्म कर देता है। आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। दूसरी चीज़, जो आपकी सलाहियतें हैं, जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी स्किल्स हैं, ये उन पर हमला करता है, उसको जंग लगाता है। कितने कितने ऐसे काबिल लोग, कितने कितने मुआशरे के बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन जैसे ही फिजा वो नशे की आदत में पड़े हैं, इस लत में मुब्तला हुए हैं, उनकी ज़िंदगी तक का खात्मा हुआ। अच्छा, ये सिर्फ शराब नहीं है, तरह तरह के नशे, अभी आइस कितना ज़्यादा कॉमन आज की यूथ में आइस का नशा जो है इतना आम हो चुका है। बाकायदा हमने प्रोग्राम्स किए हैं, केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चाहे बॉयज़ हॉस्टल्स हों या गर्ल्स हॉस्टल्स हों, वहाँ पर लड़कियाँ, नौजवान लड़के लड़कियाँ जो हैं वो इस नशे में मुब्तला हैं। हमने एक स्कूल का स्कैंडल किया था, बड़ा एक एलीट स्कूल था जी। उस स्कूल के अंदर जो छोटी बच्चियाँ हैं स्कूल की, वो नशे में मुब्तला हैं, नशे कर रही हैं। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, इन पे फिजा बात करने की बहुत ज़रूरत है। और इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोइस हुसैन जो कि माइंड साइंसेज हैं हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के अंदर, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए।
फरमाइएगा, अभी जो हमारी यूथ ये किस किस्म का माइंडसेट हम डेवलप कर रहे हैं? कुछ फैशन के तौर पर इसको यूज़ कर रखे हैं, कुछ इसको अपने एंजाइटी को, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रैक डाउन क्यों नहीं किया जाता ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि इनको मुहैया करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वाहिद बिजनेस है। पहले मैं क्रैक नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्रैक डाउन क्यों नहीं हो रहा, उस पर उसका जवाब दे दूं। ये वाहिद बिजनेस है जिसमें ना आपको मार्केटिंग की जरूरत है, ना आपको सेल्समैन रखने की जरूरत है, ना अपनी प्रोडक्ट के लिए कोई इश्तिहार लगाने की जरूरत है। ये प्रोडक्ट बिकता है माउथ टू माउथ, वर्ड टू वर्ड, हैंड टू हैंड। जब एक शख्स ये लेता है प्रोडक्ट, अब वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाता है। तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है। दुनिया की बड़ी बड़े ममालिक है, वहां इसको रोकने की जो इकदाम किए गए वो भी 100% कामयाब नहीं होते। कुछ मुल्कों ने कुछ चीजें लीगलाइज कर दी। वीट फॉर एग्जांपल एम्स्टर्डम में लीगलाइज है, राइट। शराब दुनिया में सिवाय चंद इस्लामी मुल्कों के शराब दुनिया में लीगल है। अच्छा, शराब नैरकोटिक्स में नहीं आती, शराब का नशा कुछ और होता है। ये जो नशे की हम बात कर रहे हैं जिसमें आइस है, कोकेन है, हेरोइन है, मेटाफेटामीन है, ये वो खतरनाक चीजें हैं जो इंसान को तबाह बर्बाद करती है, सेहत तो इवेंचुअली मौत भी हो जाती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? आज से कुछ साल पहले ये सुनते थे कि जो लोग ट्रक चलाते, एक ट्रक में माल होता है, रफ्तार स्लो होती है, तो 5-5, 6-6 दिन लगते हैं जाने के। फिर वहां से वापस आते हैं तो 15-20 दिन तक वो अपने घर वालों का चेहरा नहीं देखती। अच्छा, वहां ये होता था कि चूंकि स्ट्रेसफुल है ड्राइविंग इतने बड़े ट्रक के साथ, जो चरस की सिगरेट पिया करते थे। चरस पीने से जहन और जिस्म जो है वो सुन्न हो जाता है, और एक आदमी मुसलसल काम करता है तो करता रहेगा, जैसे भंग के नशे में होता है। अच्छा, ये तो हम काम कर रहे थे उन गरीब आवाम की जो बेचारी ट्रक चलाती, इसी तरह गधा गाड़ी वाला, इसी तरह अक्सर मजदूर जो है वो या तो चाय पीते जिसमें चाय चीनी बहुत ज्यादा हो, या फिर चरस पीते हैं और वो काम करते हैं जो 8-10 घंटे तक करते रहते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, अव्वल तो नहीं था, मगर मजबूरी थी, क्या करे। अब ये आ गया है फैशन के तौर पर, ये आ गया जरूरत के तौर पर। हम बात करेंगे जरूरत की, खासकर तालिब इल्म की जिंदगी में। इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, तालिब इल्म की जो पढ़ाई है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है। पहली चीज है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा, इतना जीपी होगा, इसने डॉक्टर बनना है, इसने इंजीनियर। अब बच्चे में सलाहियत नहीं है, क्योंकि हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। कोई बच्चे आर्टिस्ट भी बनेंगे, कुछ म्यूजिशियंस भी बनेंगे, कुछ एक्ट्रेस भी बनेंगे। अब माँ बाप के जहन में तो 4-5 चीजें, पर वही बनेगा। तो अब जो स्ट्रेस बच्चे को मिलता है, वो स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए, बचने के लिए, या स्ट्रेस से छुपने के लिए वो ड्रग्स की तरफ आता है। या तो उसे बुलाया जाता है, या वो इनवाइट किया जाता है, या वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्राई करता है और उसमें फिर वो फंस जाता है। तो यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी पढ़ाई, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं है। ये तो आप भूल जाएंगे, पढ़ाई नहीं हो रही। अगर पढ़ाई होती तो बच्चे ट्यूशन का कहाँ लेते? तो वो जो एक ताल्लुक होता था कि जिसमें उस्ताद इंफॉर्मेशन या नॉलेज इस तरह शेयर करता था कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो अब नहीं होती, किसी जगह नहीं होती। तो बच्चे को अपने तौर पे मेहनत करनी होती है, और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है माशरे में। फिर इंसान के ईगो का सवाल होता है कि जी मेरा दोस्त तो इतना जीपीए लाया, मैं नहीं ला सका, लोगों में क्या इज्जत होगी, लड़कियों क्या कहेंगी, कुलीग्स क्या कहेंगे। ये तमाम अवामिल अगर आप समझ लें, इनको मिला ले, तो यह नशा एंटर हो जाता है। क्योंकि नशा वक्ती तौर पर उसको ये तकलीफ, ये दुख, ये परेशानी, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भुला देता है, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है उनके लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की, चूँकि हम माइंड साइंसिस पर भी बात करते हैं। वो शख्स या वो नौजवान बच्चा या बच्ची जो नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं, उनको किस तरह निकाला जा सकता है? पेरेंट्स किस तरह इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं? आपकी सोसाइटी, आपकी सराउंडिंग, आपकी फैमिली क्या उस तरह करना चाहिए? क्या ऐसा आपको काम करना चाहिए कि बच्चा जो है या बच्ची वो नशे की लत से उसकी जान छूट सके? रवैया क्या होना चाहिए इनके साथ? ओके, पहली तो चीज़ है कि रवैया सख्त नहीं होना चाहिए। जितना सख्त रवैया होगा, बच्चे को छोड़ने में इतनी मुश्किल होगी। अब इसका प्रोसेस क्या है ये मैं बता दूं आपको। पहला प्रोसेस ये है कि बच्चे का आपको पता चले, उसको फौरन रिहैब में भेज दें। अब रिहैब पाकिस्तान में
कम से कम पर डे जो चार्जेस है वो कम से कम 16,000 रुपए पर डे है रिहैब में, राइट। अब इसके लिए फिर या तो कोई तंजीमें हो जो सपोर्ट करे कि चले ठीक है जी हम हेल्प करते हैं। बच्चा 10-12 दिन जब रहता है रिहैब में तो वो जो नशा उसके खून में, देखिए नशा करता क्या, ये वाले नशे की बात कर रहा हूं मैं, ये आपकी पैथोलॉजी चेंज कर देता है। शराब नहीं करती ये नशा, आपकी शराब सबसे ज्यादा नुकसान करती है लिवर को, मगर ये पैथोलॉजी चेंज कर, खून के ज़रात को चेंज कर देता है। तो जब 10-15 दिन रिहैब में लगेगा, उसके बाद सेकंड फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कई ऐसे केसेस है जहां बच्चे रिहैब में 4-4 दफा गए, मगर रिहैब के बाद एक प्रोसेस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी थेरेपी का सिलसिला। वो माँ बाप नहीं कर पाते, वो नहीं करते तो क्या होता है, फिर उन्हीं दोस्तों में बैठता है उसी जगह। देखिए स्ट्रेस तो गया नहीं ना जिंदगी से, वही माहौल है, वही स्ट्रेस है, वही स्कूल है, वही कॉलेज, वही यूनिवर्सिटी। तो स्ट्रेस के माहौल में वापस जाता है, क्योंकि उसे इक्विप नहीं किया गया, उसे वो हथियार नहीं दिए गए, औजार नहीं दिए गए कि वो स्ट्रेस से कॉम्बैट कैसे करे, तो वो फिर ड्रग्स की तरफ जाता है। फिर माँ बाप रिहैब में जाते हैं। अब अमीरों के लिए तो आसान है, मगर मतलब औसत दर्जा या मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही मुश्किल है 16,000 रुपए पर डे अफोर्ड करना बच्चे को रखने के लिए। तो अब सेकंड स्टेज इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर थेरेपी की जाती है। उस थेरेपी से ये होता है कि अगर वो थेरेपी 3-4 महीने की जाए, हफ्ते में 2 दिन, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस को मैनेज करना सीखता है और बच्चा ड्रग्स की तरफ जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मगर फिर भी होते हैं फिर भी होते हैं, क्योंकि मोमेंट्स इंसान की जिंदगी में ऐसे आते हैं जब वो वीक होता है। ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिंदगी में ना, कि रिश्तों में प्रॉब्लम होता है, माँ बाप की लड़ाई बहुत ज्यादा है, बच्चा अपसेट है, बच्चा बहुत ज्यादा हसास और सेंसिटिव है। तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वो बच्चा वीक होता है। उस मोमेंट में उसको एक दोस्त की जरूरत होती है। तो अगर एक हकीकी दोस्त हो तो बहुत अच्छा, वरना दोस्त कौन होगा? नशा, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तो हमारे यहाँ कम से कम आप लोगों के तवस्सुल से ये लोगों को बात कहें कि रिहैब में डालने के बाद इसकी थेरेपी बड़ी जरूरी है। अच्छा, हम एक प्रोजेक्ट में पिछले साल से काम कर रहे हैं और पता नहीं हम पाकिस्तान में उसको लॉन्च कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर हम एक ग्रुप हो बच्चों का 100-150 बच्चे, उनको 3 दिन हम अपने साथ ट्रेनिंग पर रखें, तो उसके बाद वो जिंदगी भर ड्रग की तरफ नहीं जा सके। यानी हिप्नोसिस के जरिए 3 दिन की ट्रेनिंग में हम उसके माइंड में ऐसे सजेशन डालेंगे कि वो अगर ड्रग की तरफ जाएगा तो वो पूक कर जाएगा, उसको वॉमिट हो जाएगी, वो ड्रग ले ही नहीं सकेगा। मगर ये प्रोजेक्ट जो हमारे नजदीक है वो इतना बड़ा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिर्फ अमीर तबका इसको कर सके, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर तबका और हर तबके का बच्चा इसको कर सके। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि क्या होगा, किस तरह हम कर सकेंगे। तो बस अगर ये हो जाए तो हम अपने बच्चों को। चलें सर, अल्लाह करे आप लोग इसमें कामयाब हों, बहुत अच्छी काविश है ये आप लोगों की। अच्छा सर, ये बताइएगा, जो कि आप पेरेंटिंग पे भी बात करते हैं, अक्सर हमने ये देखा है कि जो नशे की आदत पड़ती है, ये आपकी सराउंडिंग में आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। आप कहाँ उठ बैठ रहे हैं, आपके गैदरिंग क्या है, लोग कौन से हैं जिनमें उठ बैठ रहे हैं, तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैटर करती है। आपको क्या लगता है सर, नशे की लत की बुनियादी वजह ख़राब कंपनी है, या फिर जिसकी आपने पहले बात की कि जब आप इतना टेंस माहौल है, लोग फ्रस्ट्रेट हैं, लोगों की मुआशी हालत ठीक नहीं है, तो अपने आप को हील करने के लिए या इससे बचने के लिए वक्ती तौर पर लोग नशे में पड़ जाते हैं। तो सर इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, आखिर करना क्या चाहिए एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, एज एक फैक्टर होने, सोसाइटी का हिस्सा होने के? देखिए, आपने 2 सवाल, एक सवाल में 2 सवाल किए। अगर बच्चे का माँ बाप की तरबियत में ऐसा हिस्सा हो तो वो बच्चे को जिंदगी में कोई ड्रग्स ऑफर करेगा, वो मना कर देगा। ठीक है ना। मैं भी बड़े अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ा हूँ, मैंने कभी ड्रग्स इस्तेमाल नहीं किए। वजह शायद ये थी कि तरबियत के अंदर कुछ ऐसी चीजें शामिल की गई थी कि जिससे किरदार इंसान का इतना मजबूत होता है कि उन चीजों की तरफ नहीं जाता। तो पहली चीज जो बहुत बड़ी खामी है अब दौर में, वो तरबियत की। मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, झगड़े सामने होते हैं। पहले मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ होता था, वो इख्तिलाफ उनके कमरे तक रहता था, कमरे से बाहर नहीं आता था। आज सरेआम लड़ाई झगड़े माँ बाप कर रहे हैं। बीवी के पास यानी माँ के पास टाइम नहीं है, शौहर खुद बिजी है, तो बच्चों पे तवज्जो नहीं है। देखें, इंडिकेशन शुरू हो जाती है जब बच्चे के अंदर बिहेवियर में तब्दीली आना शुरू, बच्चा चुप हो जाए, बहुत ज्यादा खाने लगे, कम खाने लगे, अकेला रहने लगे अपने कमरे में, बहुत ज्यादा वो ग्लूड हो जाए स्क्रीन पर,
तो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें माँ बाप को अलर्ट होना चाहिए, जबकि माँ बाप नहीं होते। वो उस वक्त होते हैं जब बच्चा नशा की आदत में मुब्तला हो चुका होता है। तो एक चीज ये है। दूसरा, आपने माशरे की बात की, देखें आपको हैरत होगी, आज के दौर में माशरे की तरबियत माँ बाप की तरबियत से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। यानी बच्चा तरबियत लेके आता है, एक तो उसको 5 साल पहले आपने स्कूल नहीं डालना था, क्योंकि 5 साल से लेकर 7 साल तक उसकी शख्सियत बनती है। आप 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया, नहीं घर से बाहर भेज दिया। अब वो जो माहौल उसको घर से बाहर मिला, अच्छा या बुरा मिला, बिल्कुल, वो आपके घर की तरबियत को नलीफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आज एक बच्चा, मतलब आपने देखा नहीं कि एक आलिम दीन के घर का बच्चा भी जो बाहर से एक्सपोज होता है बाहर की दुनिया से, तो वो रास्ते से भटक जाता है। क्योंकि असल में सर एक और बड़ा चैलेंज भी है ना सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि जो गैजेट्स जब से ये आए हैं तो टाइम ही किसी के पास नहीं। आप एक ही घर में बैठे हैं, एक ही टेबल पे बैठे हैं, सब फ़ोन में बिजी हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे निगलेक्ट हो रहे होते हैं। पेरेंट्स को शायद वो जो एक गैप आ गया है, वो जो एक जनरेशन गैप है, उसकी भी वजह ये है कि उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि आज के बच्चे के मसले मसाइल क्या हैं, किन किन चीज़ों को वो फेस करे। वो जो गैप आया है तो वो गैप भी इसकी एक वजह है, रीज़न है। दो बातें जी। पहली तो बात ये कि क्या माँ बाप को ये नहीं चाहिए, क्या इनमें इतना शऊर नहीं कि उस गैप को फुलफिल करे? क्या वो मालूम ना करे कि आजकल इंटरनेट पे क्या चीजें ट्रेंड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, किस तरह चीजें चलती हो, इतना पता होना चाहिए। दूसरा, माँ बाप को अपने बच्चों के सामने कभी अपना फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चा देखकर सीखता है, सुन के नहीं सीखता है, याद रखिए। खासकर छोटा बच्चा जो है वो देखता है, देखते देखते वो सीखता है। तो अगर वालिदैन उसके सामने फोन पे, अम्मा अपनी सहेली के साथ बात कर रही है, बच्चा खेल रहा है, तो इवेंचुअली बच्चा समझता है कि इट इज ओके टू टॉक ऑन फोन। कोई भी आपके अतराफ में, इट्स ओके टू टॉक ऑन फोन। फिर आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल पे फैमिली बैठी है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, हर कोई खाना खाते हुए कोई ना कुछ चीजें वीडियो देख रहा है, इमेजेस देख रहा है, फोन है ना आपके। तो अब अगर जब तक आप ये बंद नहीं करेंगे अपने घरों में, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके बच्चे फॉलो ना करें? आपके घर में रूल होना चाहिए, इतने बजे से इतने बजे तक आप अपना स्क्रीन टाइम आपको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। मगर उसके लिए माँ बाप को तवज्जो, खातून को अपने ड्रामे छोड़ने होंगे, जिसपे पता नहीं आधी से ज्यादा हमारी खवातीन जो है वो, उनका सबसे बड़ा नशा पाकिस्तानी ड्रामे, नैरकोटिक्स तो और है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये भी एक नशा वो है। ड्रामे के अंदर जो असल खतरे वाली चीज है वो ये है कि ड्रामा देखते देखते जब इंसान एब्जॉर्ब, जज्ब हो जाता है, तो उस ड्रामे का मैसेज आपके तहते शऊर में चला जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बात की है, और यही आज का एक बड़ा चैलेंज है। जब तक सोसाइटी, पेरेंट्स, हमारे टीचर्स अपना इस हवाले से किरदार अदा नहीं करेंगे, बच्चों को तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर बच्चा कहीं ना कहीं से तो वो अटेंशन मांगेगा, और फिर यही वजह है जहाँ से नशे की लत का आगाज़ होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के मसले मसाइल क्या हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनकी बातें सुने। लिहाजा ये चीज़ है जिस पर काम करने की ज़रूरत है, और रियासत को भी चाहिए कि जो मनशियात है, ये जो इतना आम कर दिया गया है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर नशा सरेआम बिक रहा होता है, बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। तो रियासत की भी जिम्मेदारी है, ANF जो कि मुतल्लिका इदारा है जिसका काम ही ड्रग्स को कंट्रोल करना है, तो उसको भी चाहिए कि देखे आखिर कैसे जहाँ पे ये मनशियात बैन हैं कितनी आसानी से अवेलेबल है। तो सबको अपना किरदार अदा करना होगा। दीगर हम सेगमेंट भी शामिल करेंगे, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब एक बहुत ज़बरदस्त खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको पता है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जो फ्यूल है वो कितना महंगा हो गया है। चाहे मोटर बाइक वाला हो या गाड़ी वाला हो, तो सबके लिए ये दर्द सर बना हुआ है कि 331 रुपये फ़ी लीटर पर फ्यूल पहुंच चुका है। इसकी वजह से अक्सर लोगों ने अपनी गाड़ियां घर में खड़ी कर दी हैं, मोटर बाइक्स पर आ गए हैं, साइकिल्स पर आ गए हैं। तो लिहाजा आज हम आपके लिए बड़ी एक ज़बरदस्त खबर लेकर आए हैं। वो तमाम लोग जो अब फ्यूल के झंझट से परेशान थे, अब उनके लिए अच्छी खबर ये है कि चाइना की जो इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी है उसने अपना प्लांट पाकिस्तान में लगाने का ऐलान किया है, वो लगा रही हैं। तो इससे पाकिस्तान में जो एक बड़ा एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन जो है उसके आने के इम्कानात बढ़ गए हैं। और अगर ये हो जाता है
तो इससे जो फ्यूल इतना महंगा है उसके झंझट से हमारी जान छूट जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में आएंगी, इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये होगा, ये बहुत इकोनॉमिकल होंगी और फ्यूल कंजम्पशन भी इनकी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ इन्वायरमेंटल के हवाले से, इन्वायरमेंटल चेंज के हवाले से बड़ा अच्छा कदम है। पूरी दुनिया तो इलेक्ट्रिक कार्स पर जा चुकी है। हमारी जो एयर पोल्यूशन है उसमें भी खासी कमी देखने में आएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील सरफराज मंच, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुनील भाई आपके वक्त का। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर कहिएगा, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान का वेदर है, पाकिस्तान के जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, क्या लगता है आपको कब तक इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो जाएंगी? अगर ये हो जाती हैं तो कितना बड़ा ये रेवोल्यूशन होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान का? सर बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन आ गया इलेक्ट्रिक कार्स का, और पाकिस्तान में थोड़ा लेट आया है। और जिस तरीके से आ रहा है मैं उस तरीके से एग्री नहीं करता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो भी आपने इंटरव्यू में बताया कि ये गाड़ियां इकोनॉमिकल होंगी। ये इकोनॉमिकल होंगी अगर आप डे टू डे का एक्सपेंस देखेंगे, फ्यूल का खर्चा वर्सेज अगर आप इसको इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो खर्चा निकालेंगे, यस इट्स इकोनॉमिकल। बट अगर आप वन टाइम एक्सपेंस देखें तो बिकॉज ये नई टेक्नोलॉजी है, तो अगर आपने शुरू में जो पैसे खर्चने वो बहुत ज्यादा है। तो इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार जो है वो भी करोड़ रुपए से ऊपर है। सो कोई भी आम आदमी, मतवसत तबके का आदमी, मेरे आपके जैसा आदमी जो जॉब पेशा है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी को ख्वाब भी नहीं देख सकता। तो फिर इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आएगा टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के थ्रू। मोटरसाइकिल्स और रिक्शा जब थ्री व्हीलर जो इलेक्ट्रिक पे आएंगे तब रेवोल्यूशन आएगा। अब इसके दूसरे मुद्दे पे भी आ जाते हैं कि जो दुनिया में बेसिकली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो गो ग्रीन के नारे पे बिक रही हैं कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो हमारे यहाँ ये नारा भी फ्लॉड है, बिकॉज अगर आप जाके अभी देख लें कि हम बिजली फॉसिल फ्यूल से बनाते हैं, फिर उस बिजली से हम गाड़ी चार्ज करते हैं और फिर हम नारा लगाते हैं कि हम गो ग्रीन हो रहे हैं। तो वो दोनों नारे जो है पाकिस्तान में ना तो इकोनॉमिकली वो फिजिबल है अभी उस लिहाज से, और ना ही वो इन्वायरमेंटली फिजिबल है। यही बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू होगी तो शायद उसकी प्राइस अभी करोड़ रुपए से ऊपर इम्पोर्टेड की तो थोड़ी नीचे आ जाए। बट अगेन मुतवसत तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ही उसका ये फायदा है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप अभी भी देखें पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, तो वो हर उस घर में खड़ी होगी जिसके ऊपर सोलर भी लगा होगा, उसके पास गाड़ी का सोलर लगाने के पैसे भी हैं, महंगी गाड़ी लेने के पैसे भी हैं, बट आम आवाम से ये भी बहुत दूर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स की तो सुनील आपने बात की कि वाकई ही में 1 करोड़ से कम की तो कोई भी इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तान में मौजूद नहीं। और जाहिर बात है एक आम आदमी क्या, एक अच्छा खासा जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है या वाइट कॉलर बंदा है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे तो सुनील भाई ये जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो हमारी ये जो आम गाड़ियाँ हैं, ये भी अब तो इतनी एक आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं, ये भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। अच्छा, अगर ये फ़र्ज़ करें चाइनीज़ कंपनीज़ यहाँ पर आ भी जाती है, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाती हैं, तो क्या होगा हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? जो मुकामी लोकल कंपनीज़ हैं, होंडा, टोयोटा या बाकी जो गाड़ियाँ हैं, उनकी मांग में भी कोई कमी आएगी? उनके ऊपर भी इसका कोई इम्पैक्ट होगा, या आप समझते हैं कि फिजिबल ही नहीं है, गाड़ियाँ ही इतनी महंगी हैं और इलेक्ट्रिक के हवाले से पूरा एक सिस्टम आपका होता है, आपके बाकायदा जंक्शंस लगते हैं, टाइम कितना लगेगा इन गाड़ियों को यहाँ पर आने में? देखिए दो चीजें हैं। एक तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उन सबके पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं। मसला सिर्फ ये कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाए उस पर कंसिस्टेंट रहे। हमारे यहाँ पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं होती है। एक दिन पता लगता है कि ये चीज अलाउड है, अगले दिन पता लगता है नहीं अलाउड है। आप पहले भी देख लें जो 13 इदारे पाकिस्तान में आए थे, आप पिछले 2 साल से देखें उनकी जो सिक्योरिटिकेट्स हैं कभी वो रिलीज नहीं होती, कभी कोई मसला है। इस तरह नए आने वालों के लिए भी बहुत परेशानी का सामना तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा दुनिया में कि एकदम जिसको गैसोलीन कार को आइस कार बोलते हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन कार से आप ऑटोमेटिकली एकदम इलेक्ट्रिक पे नहीं जाएंगे, पहले उससे हाइब्रिड पे आते हैं। एक ट्रेजेक्टरी है और उसपे हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। लोकली मैन्युफैक्चर्ड एक गाड़ी तो आ चुकी हुई हाइब्रिड, अगली महीने के अंदर 2 और गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। यस, द वे इज टू गो टू इलेक्ट्रिक। और हमारी फॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अगर आप देखें, हमारा जो टेक्नोलॉजी अडेप्शन कर्व है बड़ा स्टीप है। अगर आप स्मार्टफोन्स को देख लें, दुनिया में बड़ी आहिस्ता आहिस्ता गए थे, हम लोगों ने एकदम अडेप्ट किया था। तो इलेक्ट्रिक भी अडेप्ट करने में इशू नहीं है, बट जिस तरह आपने बोला था, इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि अभी तो ना चार्जिंग नेटवर्क है ना गाड़ियां हैं। 700-800 के करीब इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में। जब आप चार्जिंग नेटवर्क वालों के पास जाएं, वो कहते हैं दिन में 1 से 2 गाड़ी आती है चार्ज होने के लिए, तो ये बिजनेस केस नहीं बनता। So it has to be think holistically, and again I would like to reiterate and repeat कि गवर्नमेंट का रोल ये है कि वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की जो
इलेक्ट्रिफिकेशन है या इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर है, उनके लिए कोई ऐसा प्लान बनाए कि ये लोगों के पास ज्यादा हो। जब ये नंबर्स में ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली चार्जिंग स्टेशन भी ज्यादा लगेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स आ जाती हैं, यहाँ पे प्लांट लगना शुरू हो जाते हैं, जो बाकी हमारी कंपनीज हैं गाड़ियों की, आपको लगता है कि उनके ऊपर भी इसका कोई इम्पैक्ट आएगा, उनकी कीमतें भी कम हो सकती हैं? अब तो एक आम से आम गाड़ी, एक वैगन आर जो बिल्कुल एक डब्बा सी कार है, वो भी आप देखेंगे 30 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। उसका सोचना भी मुश्किल है, गाड़ी अपग्रेड करना तो दूर की बात है। तो आपको लगता है कि बाकी कंपनीज के ऊपर भी इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया एक नई टेक्नोलॉजी है, तो प्राइस में तो इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी जो गैसोलीन गाड़ी को वैसे कम्पीट नहीं कर रही, डबल से भी ज्यादा की प्राइस है, तो उस लिहाज से तो इफेक्ट नहीं आएगा। यस, कई लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो लोकल गाड़ी लेने के बजाय या जो गैसोलीन गाड़ी के बजाय इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करेंगे। और वो आपके सामने मैंने बताया एग्जांपल है कि वो 1000-1200 लोग हैं पाकिस्तान में जो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। बट आम आदमी के लिए शिफ्ट जो है ये बहुत बड़ा जंप है। जब तक गवर्नमेंट कोई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना लेती कि जिसमें कोई इजी लोन दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के लिए, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई लोकल इंडस्ट्री को खतरा है। अच्छा सुनील, एक चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती है कि हमारे यहाँ वो गाड़ियाँ जो 35-35, 40-40 लाख रुपए की हैं, भारत हमारा हमसाया मुल्क है, नेबर कंट्री है, वही गाड़ियाँ वहाँ पे आधी से आधी कीमत में हैं। तो इसका बड़ा डिफरेंस क्या है? कोई हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटी इतनी पड़ती है, टैक्सेस इतने हैं कि गाड़ियाँ महंगी हैं, या हमारी जो इधर की कार कंपनीज हैं उनकी मोनोपली ही ऐसी है कि ब्लैक कर दी जाती हैं, ऑन गाड़ियों के ऊपर 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए ऑन पे गाड़ियाँ हमें मिल रही होती हैं? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। अब तो वैसे पाकिस्तान में किसी भी गाड़ी के ऊपर ऑन नहीं है, बल्कि ऑफ है। सारी गाड़ियां आपको जो रैक प्राइस है उससे नीचे सर अब तो हालात ही ऐसे हो गए हैं कि आम बंदा खरीद ही नहीं रहा ना। बिल्कुल इंडिया से कंपेयर करेंगे, दो चीजें। एक तो देखें स्टेट की पॉलिसी है, आपके ऊपर इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर तकरीबन 460% ड्यूटी है। लोकल आप कोई भी गाड़ी लेते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 48% जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ले जाती है। एक तो गाड़ी इसलिए महंगी है। अगेन उनकी स्टेट ने गाड़ी सस्ती रखी है, उन्होंने पेट्रोल महंगा रखा है। हम लोग पेट्रोल पे हर रोज चीखे मारते हैं, समेत मेरे हर बंदा। आज भी कंपेयर कर लें तो इंडियन जो है 100 रुपए से ऊपर उनका पेट्रोल है, जो कि पाकिस्तानी 400 रुपए से ऊपर बनता है। सो हर लीटर पेट्रोल पे उनका टैक्स हमसे ज्यादा है। वो भी आप कंपेयर कर लें, बिकॉज वो भी खुद नहीं बना रहे। लेकिन सर उनकी पर कैपिटा इनकम भी तो ज्यादा है ना, उनकी जीडीपी तो सुनील भाई ज्यादा है, इसलिए उनको इतना शायद फील नहीं। दो चीजें, एक तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होगी, दूसरी चीज अगर आप इंडस्ट्री को देखें ना, कोई भी आपने चीज बनानी है, अगर आप कोई चीज का मोल्ड बनाते हैं, जब एक उसकी पहली कॉस्ट होती है मोल्ड की, फिर आप उसको कितने यूनिट पे डिवाइड करते हैं, वो आपको डिवीजन पड़ जाती है। बड़ा आसान सा एग्जांपल है, अक्सर लोग शादी कार्ड बनवाते हैं, वो कहते हैं आप 100 लेंगे तो इतने होंगे, 500 लेंगे तो इतने होंगे, बिकॉज विद एवरी एडिशनल यूनिट आपकी कॉस्ट नीचे आती है। बिल्कुल। सो अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की आबादी को कंपेयर करें, लेट्स से आप कहते हैं जी सुजुकी की आप एग्जांपल दे रहे थे, वैगन आर है, वहां पे वैगन आर बननी है, उसके यूनिट बनने हैं वहां पे तकरीबन 30 लाख, हमारे यहाँ बनने हैं 3 लाख। तो कॉस्ट की बड़ी फर्क है। तो ये दो तीन चीजें जिनके फैक्टर से मेरा ख्याल है फर्क पड़ता है। नॉट दैट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान में प्राइसेस कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको जस्टिफाई करके बता रहा हूँ कि एप्पल कंपैरिजन ये है। अच्छा ये बताएं, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर अगर लोकल कंपनीज हमारी हैं वो पाकिस्तान में असेंबलिंग करें गाड़ियों की, यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स लगें, तो क्या ये मुमकिन नहीं है, या आप समझते हैं यहाँ पर इतना बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट ही नहीं है? यही वजह है जब गाड़ियाँ हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं उन पर एक्साइज ड्यूटीज इतनी पड़ती हैं, गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं। आम आदमी तो सर अब उसका ख्वाब ही रह गया गाड़ी खरीदना। कोई मुस्तकबिल में क्या ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या हमारी ऑटोमोबाइल पॉलिसी होनी चाहिए कि जो गाड़ियाँ हैं ये भी एक अननेचुरल, जो इतनी ज़्यादा कीमतों में इजाफा हुआ है, अपनी उसी रेट पर आएँ जो माकूल रेट है, नॉर्मल हों ज़रा प्राइसेस इनकी? उसमें मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो 13 कारसाज इदारे हैं उनको इस बात पे जो है ना कारबंद कराया जाए कि जो उनकी लोकलाइजेशन की पॉलिसी थी, जो कि लास्ट 2016 की ऑटो पॉलिसी में आया था कि विद इन 5 साल जो है ना उनको लोकलाइजेशन इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी वरना वो फिजिबल नहीं रहेंगे। और अब तो मोनोपोली नहीं रही, 13 कंपनी है, मार्केट कंपटीशन है, जो गलत प्राइसिंग करेगा, जो लोकलाइजेशन नहीं करेगा, वो मार्केट से आउट हो जाएगा। और पिछले 1-2 साल में डॉलर की जो उड़ान है उससे ये पता लगा है कि जो लोकल गाड़ियां, जब तक लोकल कंपनियां जो है लोकलाइजेशन को नहीं बढ़ाएंगे, प्राइसेस उनके कंट्रोल में नहीं आएंगी। सो आई थिंक गवर्नमेंट का रोल तो यही है कि वो उनको पॉलिसी बना के दे, पॉलिसी बना के दे दी भी है। अब देखते हैं कि कितना अमल होता है उस पर। बट इशू मैं आपको फिर ही बता रहा हूँ कि हम पॉलिसी बना के देते हैं, फिर हम उस पर रिवर्ट बैक कर देते हैं। अब आज अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को बुलाएंगे, वो कहेंगे जी पिछले 2 साल से हमारी लीगल इंपोर्ट जो है वो आपने होने नहीं दी, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया, तो हमें अब एक्सटेंशन दे दें इस टाइम के अंदर। तो इस तरह के एलिबाई हम उनको खुद प्रोवाइड करते हैं, हम स्टेट जो अपनी पॉलिसी है उन पर कंसिस्टेंट नहीं रहते। ठीक।
अच्छा, एक तासुर ये है सुनील भाई, आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो कोई नहीं है इस इंडस्ट्री का, आपसे बेहतर कोई लोग आपको सुनते भी हैं। एक तासुर ये है कि हमारी जो इधर की लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो 13 कारसाज कंपनीज़ हैं, इनकी मोनोपली ही इतनी है, ये किसी भी ऐसी गाड़ी को आने ही नहीं देती। कोई भी ऐसी कोई इलेक्ट्रिक कार हो या कोई भी ऐसा कोई इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन हो जिससे इनकी इनसिक्योरिटी में इजाफा हो, तो उसको ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं या इनके ताल्लुकात ऐसे हैं ऊपर की सतह तक कि ये किसी को एंटर ही नहीं होने देते कि इनकी चीज़ों पर फ़र्क ना आए। नहीं, आई डोंट एग्री, बिकॉज देखें ये तो बड़ी पुरानी बात है। 90s में आप कह सकते थे कि ये 2 या 3 प्लेयर हैं, आज 13 प्लेयर हैं। 13 प्लेयर मिलकर मोनोपोली नहीं कर सकते, इट्स अ कंपटीशन। और इसी वजह अगर आप देखें कि आपको 2 साल पहले भी प्रेडिक्शन भी मैंने ये दी थी, फिर कोविड आ गया, लेकिन अब आपके सामने है कि ऑन की मार्केट खत्म हो गई है, एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस डिमांड नहीं है और कंपटीशन है। 13 कंपनियां आपस में मिलकर जो है ना कोलैबोरेशन करके किसी 14वें को नहीं रोक रही, और भी आ रहे हैं। बट मसला ये कि हमारी पॉलिसीज जो स्टेट पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट फ्रेंडली, पहली चीज। दूसरी चीज, खाली लोकल कंजम्पशन के लिए गाड़ी, आप रीजन में आपकी जो बिजली का रेट, आपकी जो पॉलिसीज हैं वो फ्रेंडली होंगी। आप बिजली सबसे महंगी दे रहे हैं, आप जो है पॉलिसीज फ्रेंडली नहीं रख के बैठे हुए, तो आप तो एक्सपोर्ट पे कम्पीट ही नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा सर, लास्टली ये बताइएगा कि अब ये जो इतनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, होंडा गाड़ी 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है उसकी कीमत, बाकी गाड़ियों में जो इतना इजाफा हुआ है, आप इन गाड़ियों के इजाफे का जिम्मेदार हुकूमत को समझते हैं, इन कारसाज कंपनीज को समझते हैं, या आप समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई का मामला इसलिए कीमतों में इजाफा हुआ है? नहीं, डिमांड एंड सप्लाई तो बिल्कुल नहीं है। दोनों पहले वाले जो आपने नाम लिए, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज तक से भी समझ लें 50% शेयर होल्डर है ना, 48% टैक्स आता है गवर्नमेंट को और बाकी कारसाज इदारे लेके जाते हैं। तो कारसाज इदारों ने अगर लोकलाइजेशन नहीं की तो उनकी भी गलती है, और गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल पे काम इसलिए नहीं किया कि अगर 100 रुपए की चीज में 48% मेरा आ रहा है तो 200 की होगी तो मेरा फिर 96 हो जाएगा, तो मुझे तो फायदा, इसलिए मैं उसको रोकने की कोशिश क्यों करूंगा। बिल्कुल, साहब ने सही निशानदेही की है। बहुत शुक्रिया, सुनील सरफराज मंज हमारे साथ मौजूद थे। हमारी हुकूमत का बेसिकली ये काम है कि ऐसी बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट को पैदा करना, ऐसा माहौल बनाना कि जो गाड़ियों की अब इतनी ज़्यादा कीमतें हैं और ये बड़ी अननेचुरल हैं, यही गाड़ियाँ भारत के अंदर आधी से आधी कीमत पर मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारी पॉलिसीज़ ना इस हवाले से बेहतर हैं, घूम फिर कर बात गवर्नेंस पर ही आकर रहती है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान में वो हालात हों कि एक जो आम आदमी है अपनी गाड़ी का उसका ख्वाब जो है वो पूरा हो सके। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।